हर शहर में रेड लाइट एरिया होते हैं। क्या होते हैं रेड लाइट एरिया? रेड लाइट एरियाज इलाके होते हैं जो कि आइडेंटिफाइड होते हैं कि वहाँ पे कोठे हैं। जो दिल्ली का रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे 2500 से 2800 औरतें रह रही हैं और वहाँ पे कभी मैंने किसी पॉलिटिशियन को चढ़ते हुए नहीं देखा। वहाँ पे रात रात में एक फिल्म आई थी हीरा मंडी। कितना अंतर है हीरा मंडी और दिल्ली या बम्बई या बंगाल में जो कोठे हैं? कुछ सिमिलैरिटी नहीं है। अगर हमें धरती पर नर्क देखने का मन है तो कोठे में जाकर बैठ जाओ, आपको दिख जाएगा किस तरीके के टॉयलेट्स हैं, किस तरीके की जिंदगी वो औरतें जी रही हैं। इतने से कमरे होते हैं एंड द मैन कैन ओनली लाई ऑन यू। 140 करोड़ की आबादी में कोठों में रहने वालों की गिनती नहीं होती। बिल्कुल, कोठों में इस टाइम पे करीबन 13 मिलियन लड़कियां रह रही हैं। शौकिया तौर पर जाते हैं ये बड़े लोग। लंबी लंबी गाड़ियों में रात में आते हैं मिनिस्टर्स। उनके कुछ कोठे फिक्स हैं। इन कोठों में ज्यादातर लड़कियां शौकिया तौर पर हैं, पैदाइशी तौर पर हैं, मजबूरी में हैं, बचपन में उठा के डाल दी गई थी या जनरेशनल चली आ रही है। उन 99% लड़कियों को नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर एक सेक्स वर्कर के नाम से जाना जाएगा। कुछ फैमिली ट्रेडिशंस भी है ऐसा। कोठा फंक्शन कैसे करते? एक कस्टमर नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उतरा, वहीं पर ही उसको दलाल पकड़ना शुरू कर देंगे। वो उस कोठे में आपको लेकर जाएंगे। किस तरह के लोग जाते हैं यहाँ पर? स्कूल के बच्चों से लेकर ऑफिस के लोग। क्या लव अफेयर्स में प्रोस्टिट्यूशन में टर्न करने का नंबर ज्यादा है? आपके अलावा और भी जो एक्टिविस्ट होंगे उन्होंने सरकारों से हेल्प मांगने की कोशिश की। जीवी रोड पर जो लोग रहते हैं वो कैसे इन कोठों को देखते हैं? They hate them. क्या उन कोठों में वैसे भी लोग हैं जो उसको एंजॉय कर रही हैं कि अब यही हमारी किस्मत है? डीपर लेवल पर देखोगे तो अफसोस तो है। कोई इंसान अपने शौक से गंदा काम नहीं करेगा। हर तरह तरह के पता नहीं कैसे इंसान आते हैं। कोई बुढ़े आते हैं, कोई दारू पी के आते हैं। मजबूरी है जो भी जाना पड़ता है 300 रुपए के लिए, 350 रुपए के लिए। सेक्स वर्कर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? ऑनलाइन चीजें बहुत अवेलेबल हो गई हैं। कोठों का जो ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये कैसे हुआ है? क्योंकि अभी सब कुछ तो एप्स में बहुत ज्यादा आ गया ना, तो वहाँ पे ही अवेलेबल हो रही हैं चीजें। कॉलेज प्रोस्टिट्यूशन क्या है ये? जैसे कॉलेज की लड़कियां हैं यंग, दे आर मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ दिस होल सिस्टम वेयर दे आर गोइंग टू सेल देयर बॉडीज फॉर मनी इन रिटर्न। सेक्स वर्कर जरूरी है सोसाइटी के लिए? उन मर्दों से आप मुझे सेफ रख रहे हो जिसको हम इजीली बोल रहे हैं कि मर्द जाति ऐसी होती है ना, उनको तो चाहिए, तो उनको करो ना कोठों में बंद। जो विदेशों में सेक्स वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, मर्जी वाले हैं, या वहाँ भी ऐसे ही होता है? सेक्स वर्कर जो होते हैं वो पुलिस वालों को मददगार मानते हैं या परेशानी की वजह? दोनों। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी मेंटालिटी क्या होती है? मैं तो 200 रुपए दे रहा हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं इस लड़की के साथ करूंगा। क्या फ्यूचर देख रहे हो इन कोठों का आप इंडिया में? और बर्बाद ही होगा। अभी 7 मिनट पे एक उठ रही है, धीरे धीरे 3 मिनट पे उठेगी और शायद। कभी मंटो ने कहा था कि हर औरत वैश्या नहीं होती, पर हर वैश्या औरत होती है। और वैश्या कोई पैदा नहीं होती, वैश्या बनाई जाती है, कभी मर्जी से, कभी मजबूरियों से। और जो मर्द वैश्याओं का नाम सुनकर आंख नाक मुंह बना रहे हैं, वही मर्द बिरादरी अगर वैश्यालों पर जाना छोड़ दे तो वैश्या अपने आप नहीं होंगी। वो हैं क्योंकि वहां जाने वाले मर्द हैं। और इसीलिए आज उनकी समस्याओं को, उनको समझने के लिए यह विषय हमने चुना है। मेरे साथ खास मेहमान है गीतांजलि बब्बर जी, सेक्स वर्कर एक्टिविस्ट हैं, फाउंडर हैं एनजीओ की कटकथा। जैसा कि शुरुआत किया मैम मैंने कि वैश्या कोई पैदा नहीं होती है, वैश्याएं बनाई जाती हैं मजबूरियों में, मर्जी से, समाज की वजह से, और क्योंकि उनकी ज़रूरतें हैं तो वो चलती जा रही है। नहीं होती तो ख़त्म हो जाती। लेकिन वैश्याओं पर मैं जाऊं उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये सेक्स वर्कर एक्टिविस्ट क्या होता है? ये नाम मुझे दिया गया है। अभी बहुत सारे इंटरनेट पर लिखा जा रहा है, बट मैंने इस लेबल को कभी, मुझे नहीं लगता एक्टिविस्ट मतलब सेक्स वर्कर एक्टिविस्ट। आई डोंट नो, आई थिंक आई स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स, आई स्टैंड फॉर विमेन राइट्स, आई स्टैंड फॉर चिल्ड्रन राइट्स। क्योंकि जब हम उन वैश्यालय में जाते हैं और वहाँ हर कोई नहीं चढ़ रहा है। ये एक दुखद बात है हमारे देश में कि हर शहर में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बड़े बड़े शहरों में तो बहुत बड़े बड़े रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हैं, बट वहाँ कोई जाना नहीं चाह रहा है। और शायद क्योंकि कटकथा वहाँ जा रहा है और हम लोग वहाँ 14 साल से बहुत
दिल से ज़मीनी तौर पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए सेक्स वर्कर एक्टिविस्ट नाम दे दिया गया है. बट दैट्स नॉट अ लेबल जो कि मैं अपने आप लिखती हूँ. कभी कहीं पर असहज भी. होते हो आप जब कभी? कोई कभी असहज होते हो जब कोई कहता है कि ये सेक्स वर्कर एक्टिविस्ट है, या आप उनमें डील करते हो जो प्रोस्टिट्यूशन में है? सेक्स वर्कर एक्टिविस्ट या प्रोस्टिट्यूशन में डील करना दोनों सेम ही चीज़ है. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. कभी कभी जब कोई कहता है ऐसा आपकी पहचान बताते हुए, तो आप असहज महसूस करते नहीं, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब लेबल्स हैं. अगेन आई सेड, मेरे को मेरा काम पता है. मैं आज पॉडकास्ट में भी आई हूँ क्योंकि मेरा एक मकसद है कि मुझे ये आवाज़ें जो मुझे कोठों के अंदर की आवाज़ें सुनाई देती हैं और बाहर की दुनिया को नहीं सुनाई दे रही हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं वो कहानियाँ सुनाऊँ. अब आप वो मुझे सेक्स वर्कर एक्टिविस्ट के नाम से सुनना चाह रहे हो, आप मुझे एक सामाजिक कार्य करने वाली लड़की के नाम से जानना चाह रहे हो, गीतांजलि के नाम से जानना चाह रहे हो, फाउंडर बोल रहे हो, डायरेक्टर बोल रहे हो, समाज सेविका बोल रहे हो, दीज लेबल्स डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि वो कहानियाँ बाहर आनी चाहिए. दैट्स द ओनली मिशन. ओके, मैं इसके बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ. आपने कहा हर शहर में रेड लाइट एरिया होते हैं. क्या होते हैं रेड लाइट एरिया? रेड लाइट एरियाज ऐसे कुछ इलाके होते हैं जो कि शहर में आइडेंटिफाइड होते हैं कि वहाँ पे कोठे हैं. उन कोठों के अंदर लड़कियाँ, एवरीबडी नोज दैट दीज आर आइडेंटिफाइड एरियाज, और वहाँ पे अंदर लड़कियों को लाया जाता है बेचने का काम करना. और वहाँ पे ही सारे के सारे जो मर्द, आपने जैसे इनिशियली बोला, तो उन्हें भी पता होता है. वैसे तो बहुत अलग अलग जगह पर छोटे छोटे कोठे चल रहे हैं. दिल्ली में भी अगर देखोगे तो एक रेड लाइट एरिया है जहाँ पर 77 कोठे एक साथ हैं. बट अगर आप और जगह पर भी जाते हो, सीलमपुरी जाते हो, लक्ष्मी नगर जाते हो, शकरपुर जाते हो, तो छोटे छोटे कोठे वहाँ पर भी चल रहे हैं. बट रेड लाइट एरिया एक प्रॉपर इलाका है. जैसे जो दिल्ली का रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे 2500 से 2800 औरतें रह रही हैं उन कोठों में. आप सोनागाची की बात करोगे तो वहाँ पे करीबन 40-45 हज़ार औरतें हैं बंगाल में. अगर आप मुंबई की बात करोगे तो वहाँ पर करीबन 20 से 25 हज़ार औरतें हैं. अगर आप पुणे में बुधवार पेट की बात करोगे तो वहाँ पर भी हज़ारों औरतें हैं. सो ये आइडेंटिफाइड एरियाज़ हैं विच इज़ इलीगल, बट दे आर रनिंग. ये ऑर्गेनाइज कोठे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, ये जानते हुए कि इलीगल है? ऑर्गेनाइज तो हम नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑर्गेनाइज का मतलब तो मैं ये भी मानती हूँ कि फिर सरकार वहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रही है. वहाँ पे उन औरतों के पूरे आइडेंटिटी कार्ड, जैसे जब मैं फॉरेन कंट्री गई हूँ और वहाँ के कोठों में देखा है, तो वहाँ की औरतों के पास अधिकार हैं, उनके पास सारे कार्ड्स हैं, सब कुछ है. पर यहाँ तो एक 3 साल की बच्ची को बेच दिया जाता है और उसके जितने भी कार्ड्स वार्ड्स हैं वो कभी बनते ही नहीं है लाइफ में. उसे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, उसे नहीं पता है. वहाँ पर आकर उसको जो बताया गया है, जो कहानी दी गई है पूरी ज़िंदगी, जिस मालकिन ने उसको ख़रीदा है, वही उसकी सच्चाई है. वहाँ पे कभी मैंने किसी पॉलिटिशियन को चढ़ते हुए नहीं देखा है वोट मांगने के लिए. वहाँ पे रात रात में मर्डर्स हो जाते हैं. मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई वहाँ पर आकर कंसर्न शो कर रहा है. वहाँ पे कोठों में आग लग जाती है. आती हैं लोग, ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल नहीं आते हैं, मगर वो आके बस एक देखकर, अच्छा इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए. बट मुआवजा किस बेसिस पे मिलेगा? उनके पास कोई कार्ड्स ही नहीं है, उनके पास कोई आधार कार्ड, राशन कार्ड, बूढ़ी हो रही हैं वो औरतें, कोई ओल्ड एज कार्ड, कुछ भी नहीं है. अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन सब का बनवाने के लिए, बट अदरवाइज दे डोंट एग्जिस्ट. उनका काउंटिंग नहीं है हमारे देश में. तो जिस इंसान का काउंटिंग नहीं है, हम उसको ऑर्गेनाइज तो नहीं बोल सकते. मतलब 140 करोड़ की आबादी में कोठों में रहने वालों की गिनती नहीं होती. बिल्कुल, हमें तो ऐसा ही लगता है. बाकी कोठों में इस टाइम पे करीबन 13 मिलियन लड़कियां रह रही हैं, ऐसा डेटा भी कह रहा है. बट 13 मिलियन, बट उनके पास कोई कार्ड नहीं है, कुछ आइडेंटिटी नहीं है. 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं देश में. ये तो एक गिनती है, मुझे तो लगता है काफ़ी होंगी और ज़्यादा. आपने कहा कि उन कोठों की सीढ़ियों पर कोई जाता नहीं जब वो परेशान होती हैं. शौकिया तौर पर जाते हैं नेता लोग, शौकिया तौर पर जाते हैं ये बड़े लोग जो वोट मांगने नहीं जाते या इन्हें देखकर मुंह बनाते हैं? मैंने खुद नहीं देखा है, लेकिन मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं. जब मैं नई गई थी तो मुझे बहुत कहानियाँ पता चलती थी कि लंबी लंबी गाड़ियों में रात में आते हैं मिनिस्टर्स, और वो उनके कुछ कोठे फिक्स हैं. उन्हीं कोठों में से वो लड़कियां भी फिक्स्ड होती हैं. जो लड़कियां मुंह नहीं खोलेंगी, जो लड़कियां चू नहीं करेंगी, जो लड़कियां
आराम से सरेंडर कर देंगी उस इंसान के आगे। और जो लड़की खूबसूरत है, फेयर स्किन है, वो लड़कियां उन गाड़ियों में जाती हैं, रात भर उनको उनके साथ रहना होता है, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग दे आर ड्रॉप्ड ऑफ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मिनिस्टर्स वहाँ पे शौकिया नहीं गए हैं, ऑफकोर्स जाते हैं, और ऑफकोर्स वो लड़कियाँ वहाँ पर भी उनके लिए भेजी भी जाती हैं उनके घरों में। इन कोठों में ज़्यादातर लड़कियां शौकिया तौर पर हैं, पैदाइशी तौर पर हैं, मजबूरी में हैं, बचपन में उठा के डाल दी गई थीं, या जनरेशनल चली आ रही हैं? हर तरीके की लड़कियां हैं, लेकिन 99% औरतें जो वहाँ पर इस टाइम पर हैं, दिल्ली के जीबी रोड के उन 77 कोठों की मैं बात और क्लियरली कर सकती हूँ। उन 99% लड़कियों को नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर एक सेक्स वर्कर के नाम से जाना जाएगा। तो वो या तो शादी करी गई है और उनको उनके पति ने आकर बेच दिया, या फिर कोई औरत अपने घर में, गांव में बाहर खेल रही थी, बच्ची 12 साल की, 13 साल की, उसको किडनैप करके चाय में कुछ मिला के पिला दिया गया, और जब वो उसको होश आया तो वो बिक रही थी कोठे के अंदर। या कुछ जनरेशन, मतलब कुछ फैमिली ट्रेडिशंस भी हैं ऐसा कि अगर उस पूरी कम्युनिटी में अगर एक बच्ची पैदा होती है और अगर वो खूबसूरत बच्ची है तो उसको बचपन में ही बोल दिया जाता है कि तुम ही घर चलाओगी आगे, तो यानी कि तुम धंधा कंटिन्यू करोगी। और उन फैमिलीज़ में जो भाई होते हैं, जो बेटे होते हैं और जो हस्बैंड होते हैं, वो बहुत ही, इट्स एन एक्सेप्टेबल प्रोफेशन इन देयर फैमिलीज़ कि लड़की ही कमाएगी और हमको सिर्फ क्लाइंट्स लेकर आने हैं उसके लिए। तो इनका परिवार कैसे रहता है फिर? जैसे मान लीजिए कि जनरेशनल आपने कहा कि एक महिला है, उसने, इनकी शादियां होती हैं, ऐसे ही रहते हैं लोग? कुछ लड़कियों की उनमें शादियां भी होती हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 3 बहनें हैं, तो उनमें से 2 बहनों को सेक्स वर्क में डाल दिया और एक बहन की शादी कर दी। तो इनमें जब शादी भी होती है तब भी पैसा मिलता है परिवार वालों को। देन ऑल्सो दे गेट मनी, क्योंकि इस कम्युनिटी में लड़कियां शादी के लिए बहुत कम अवेलेबल होती हैं, तो जो होती हैं वो भी एक तरीके से आप खरीदते हो, तो इसमें डाउरी लड़की वालों को मिलती है। और जो लड़की सेक्स ट्रेड में गई है वो तो ज़िंदगी भर वैसे ही कमा कर देने ही वाली है अपने परिवार वालों को। तो इस तरीके से इनकी फैमिली आगे बढ़ती चली जाती मैंने है। ऐसा कोई किस्सा बंगाल का सुना था। मेरे घर में एक ड्राइवर थे, तो वो गए, उन्होंने कहा कि वो बंगाल से गए हैं, वहाँ शादी की है, 80,000 रुपये में अपनी वाइफ लेकर आए। तो क्या वो किसी कोठे से लेकर आए होंगे? नॉट नेसेसरली, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गांव भी हमारे देश में जहाँ लड़कियां एकदम ख़त्म हो रही हैं, तो वहाँ पर भी ख़रीदा जाता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने जो देखा है वो इस कम्युनिटी की औरतों को जनरली इसी कम्युनिटी में ही शादी करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर भेजते नहीं है। ये बेड़िया कम्युनिटी की बात कर रही हूँ मैं। तो ये बेड़िया कम्युनिटी में जनरली ये अंदर ही अंदर अपने ही खानदान में क्या कम्युनिटी का नाम दिया आपने? बेड़िया, बेड़िया। BEDIA। बेड़िया कमेटी। बेड़िया कम्युनिटी, क्या ये नाम कैसे पड़ा और इसके क्या मायने हैं? मुझे ये तो नहीं पता नाम कैसे पड़ा है। दैट्स अ हाँ, गुड बट इस क्वेश्चन। कम्युनिटी का क्या मायना है? इनका फैमिली ट्रेडिशन है सेक्स वर्क। इनका फैमिली ट्रेडिशन बेसिकली सेक्स वर्क भी नहीं है, मुजरा है। मुजरा हुआ करता था। ये लोग मुजरे के लिए मतलब ये नोटिफाइड ट्राइब कहलाती है। तो ये नोटिफाइड ट्राइब थी। इनको पहले पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेट्स मिलते थे कि आप मुजरा कर सकते हैं। आज भी जीबी रोड पे कुछ ऐसे कोठे हैं जो कि बेड़िया कम्युनिटी ही, पूरा हमें पता है कि ये कुछ कोठे बेड़िया कम्युनिटी के हैं, तो वहाँ मुजरा होता है। बट इवेंचुअली अब क्योंकि जीबी रोड की कंडीशंस भी, जैसे पहले जब मैं कहानियाँ सुनती हूँ तो पहले जीबी रोड पे बहुत अमीर लोग भी आते थे और हर तरीके के लोग आते थे, क्योंकि पहले एक्चुअली जब तवाइफ्स वगैरह होती थी तो एक अलग रौब भी था सेक्स वर्कर्स का, जो अब पिछले कुछ सालों में बहुत ही पैथेटिक कंडीशन हो चुकी है। मतलब आज की डेट में जीबी रोड पे ऐसी हालत है। अभी हमने एक नई टीचर रिक्रूट करी है और वो उन्होंने शेयर करा, अभी उनको 1 ही महीना हुआ है, एंड एवरी 4th डे शी इज़ फीलिंग अनवेल। हर 4th डे पे उनको लगता है मुझे फीवर आ रहा है, क्योंकि कोठे की कंडीशन इतनी बुरी है कि आपकी बॉडी आपको अलाउड ही नहीं करती उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर रहना। तो इमेजिन करिए वो वहीं रह रही हैं, उनके बच्चे वहीं पैदा हो रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वो लोग वहीं बिता रहे हैं। और तो बेड़िया कम्युनिटी को इस तरीके से पहले बोला गया था, लेकिन अभी कुछ समय में क्योंकि अब मुजरा कम हो रहा है, क्योंकि और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बहुत बढ़ गया है, तो वो लोग सेक्स वर्क में भी आ गए हैं अब वो लोग। बट अदरवाइज सर्टिफिकेट वाइज उनके पास ये अधिकार है कि वो मुजरा कर सकते हैं, ओनली मुजरा, नॉट सेक्स वर्क आफ्टर दैट। मैंने अभी एक फिल्म आई थी हीरा मंडी। हीरा मंडी देखी, उसमें तवाइफों का अपना एक जलवा था। आप कोठों पे जाती हैं, सेक्स वर्कर से मिलती हैं, कितना अंतर है हीरा मंडी और दिल्ली या बम्बई या बंगाल में जो कोठे हैं? कुछ सिमिलैरिटी नहीं है। पिक्चरों के जो कोठे हैं अगर वैसे बन जाएं तो आई मीन इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड जो वो दिखाते हैं।
आप गंगूबाई का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जिस तरीके का वो कोठा है। हाँ, उसमें जो शुरुआत में आलिया भट्ट के साथ जो हुआ है, जो नथ उतराई एक रीत होती है उनमें, जब लड़की पहली बार सेक्स वर्क में घुसती है तो वो लोग इस तरीके से, मतलब वो एक सिंबलाइज होता है कि नथ उतराई हो गई उसकी, जब वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ करती है। तो वो सब उसने दिखाने की कोशिश करी है, बट इतना फैंसी, आई मीन नो, दिल्ली के कोठों की हालत बहुत ख़राब है। आई मीन आप अंदर घुसोगे तो आपको मन नहीं करेगा कि आप 15 मिनट से ऊपर वहाँ बैठ पाओ, आप बैठ भी नहीं पाओगे, आपकी बॉडी आपको अलाउड ही नहीं करेगी। मतलब यू कैन इमेजिन, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, अगर हमें इस धरती पर नर्क देखने का मन है तो कोठे में जाकर बैठ जाओ, आपको दिख जाएगा किस तरीके के टॉयलेट्स हैं, किस तरीके की ज़िंदगी वो औरतें जी रही हैं, छोटे छोटे कमरों में। मतलब इस कमरे के अंदर ऊपर एक और कमरा होगा और उसमें सीढ़ियाँ चढ़ के वो लोग खड़ी नहीं हो सकती हैं पूरी, सिर्फ जाके आपको लेटना है। इतने कमरे हैं उनके, इतने इतने से कमरे होते हैं जो उनके एनकाउंटर रूम्स होते हैं, जहाँ पे एक्चुअली वो लोग क्लाइंट को लेकर जाते हैं। वो पतले पतले से कमरे होते हैं, आप जाके सिर्फ आप लेट सकते हो, एंड द मैन कैन ओनली लाई ऑन यू, देयर इज नो अदर स्पेस। और मतलब अगर आप गंदगी की बात करोगे तो दैट्स अ डिफरेंट लेवल। हम अपने देश में सफाई की बहुत बातचीत कर रहे हैं आज की डेट में, तो मिनिस्टर्स झाड़ू उठा उठा के फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। आई समटाइम्स वांट टू आस्क कि आप एक जीबी रोड जैसा इलाका जो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है, आप वहाँ पे क्यों नहीं जा सकते हो? बट वहाँ पे तो सिर्फ बेकार लोग जाते हैं ना। जी, बंगाल में जिसका आपने जिक्र किया कि 40,000 महिलाएं वहाँ पर हैं, सोनागाची, तो वहाँ भी ऐसी कहानी है या वहाँ की स्थिति बेहतर है? नहीं, मैं नहीं बोलूँगी कि वहाँ की स्थिति बेहतर है, वहाँ पे भी ऐसा ही है। वहाँ पे सिर्फ एक फ़ायदा ये है कि वहाँ पे ज़्यादा औरतों का यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर बंगालीज, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, तो उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। वेयर एज इन दिल्ली, दिल्ली में हर कोठे में आपको छोटा सा उन्होंने मंदिर भी बना रखा होगा, छोटी सी मज़ार भी बना रखी होगी। वहाँ पे क्रिसमस पे भी वो हमें बोलते हैं कि तुम लोग सांता क्लॉज क्यों नहीं बनकर आते हो, दिवाली पर भी बोलते हैं दिया जलाने क्यों नहीं आए हो। मतलब वहाँ पे वो हर फेस्टिवल की, मतलब हर रिलीजन की औरतें आपको मिलेंगी एक ही कोठे के अंदर। कुछ ऐसे कोठे हैं जो फेमस हैं कि यहाँ पे सिर्फ नेपाली औरतें, नेपालीज वेमेन हैं, या कुछ कोठे हैं जहाँ पर बोला जाता है कि ये मतलब थोड़ा अलग है, आंध्रा की औरतें यहाँ पर ज़्यादा हैं। बट इन जनरल हर कोठे में हर तरीके के, हर एरिया की औरतें मिलेंगी, तो यूनिटी यहाँ पे कम है दिल्ली में कंपैरेटिवली, बट सोनागाची में यूनिटी थोड़ी ज़्यादा है। इंडिया में सबसे बद से बदतर कोठे कहाँ पर है, सबसे बेहतर कोठे कहाँ पर है? इंडिया में तो मुझे नहीं लगता बेहतर कोठे हैं। मैंने बुधवार पेट भी देखा है, छोटू टाइनी रूम्स, ऊपर माँ बेड पर क्लाइंट अटेंड कर रही है और बेड के नीचे बच्चे को सुला रखा है। कमाटीपुरा की भी हालत काफ़ी ख़राब है। दिल्ली के जीबी रोड पे भी वहीं पर ही माँ बैठी है और वहीं पर ही क्लाइंट आएगा और बच्चे के सामने बच्चा बैठा है, माँ उसके साथ जाएगी और 10 मिनट में अपना एक्ट करेगी, बाहर आएगी, बच्चे को दूध पिलाएगी या खाना खिलाएगी। तो बेहतर इंडिया में मैं नहीं बोल सकती हूँ कि कोई भी रेड लाइट एरिया बेहतर है। और वर्स्ट में? सब एक दूसरे से बढ़कर सबसे ज़्यादा वर्स्ट कौन सा मैं है? दिल्ली को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मैं दिल्ली बोल सकती हूँ कि दिल्ली की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट हाँ, आई थिंक मुंबई भी कोई बहुत साफ़ नहीं है, मुंबई की भी हालत बहुत ख़राब है। इंडिया में सेक्स वर्कर जो हैं वो लीगलाइज नहीं है। कभी कोई ऐसा दौर रहा है इतिहास में, क्योंकि अब आप उनके बीच में उठते बैठते होंगे, वो आपको किस्से कहानी सुनाते होंगे, कि किसी दौर में वो लीगलाइज था या वेल ऑर्गेनाइज था? लीगलाइज तो देखिए, उनको ये सब बातें नहीं पता है, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरे को तो पता ही नहीं है यहाँ पे मैं आने वाली हूँ। मैं जिस दिन आई हूँ, तब हमारी दीदियों के साथ अब ऐसा है कि अगर उनका, तभी बीच में हमारा एक घर है नोएडा में ही जहाँ पे सब औरतें रहती हैं, तो वहाँ पे एक दीदी काम कर रही थी, उनके चोट लग गई, खून निकलने लग गया, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, मतलब कि दर्द हो रही है। उसने मुझे बोला, डरो मत दीदी, मैं इतना पिटी हूँ अपनी ज़िंदगी में, बचपन में मैं इतना पिटी हूँ कि मुझे ये छोटे मोटे खून से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड दैट वाज अ बिग कट, क्योंकि नेक्स्ट डे कोई गेस्ट आने वाले थे, तो वो पागलों के जैसे काम कर रही थी। मुझे बोला, तू रुक पहले डॉक्टर के पास। नहीं नहीं नहीं, मैं रात को देख लूँगी जो मुझे करना है। सो उनको लीगलाइज, अगर आप उनसे जाके सब बातें करोगे ना, तो वो हंसते हैं आपके चेहरे पर और बोलते, क्या लीगलाइज और इलीगल की तुम मुझसे बात कर रही हो। मेरे को यहाँ पे, मैं रोज़ डर में सोती हूँ। मेरी बच्ची है एक, अभी तो बड़ी हो गई है, हम एक शेयरिंग सर्कल करते हैं अपना हर रोज़, हमारा दिन का एंड होता है शेयरिंग सर्कल से।
तो उसमें एक सवाल था कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, तो उस बच्ची ने बोला मुझे रात को सोने से डर लगता है, क्योंकि जब मैं सोऊंगी तो पुलिस वाले या कोई ना कोई अंकल आके मेरी मम्मी को पीटेंगे, और अगर पुलिस वाले अंकल आ गए तो वो पीट पीट के मेरी मम्मी को लेकर चले जाएंगे, तो मुझे वो ऐसा रात में होगा ये सोच के डर लगता है। तो मुझे नींद आने से डर लगता है कि अगर मैं सो गई और मेरी मम्मी को ले गए तो फिर मेरे को कौन देखेगा। पुलिस वाला क्यों पीटेगा? प्रोस्टिट्यूशन क्योंकि पैसे या हनक या फ्रस्ट्रेशन? पैसा, क्योंकि वहाँ पे मतलब ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बट इनफॉर्मली ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि अगर एक लड़की आ रही है छोटी सी दूर गांव से आ रही है, 2-3 स्टेशन ट्रेन बदल बदल कर आ रहे हैं, दिल्ली के एक कोठे में चढ़ रही है, तो आपको लगता है कि ये ऐसे ही हो सकता है? नहीं, हर स्टेशन पे लोग हैं, हर स्टेशन पर पैसा दिया जाता है। जब दिल्ली में भी आते हैं तो आई एम श्योर पैसा देते हैं, और जो मैंने सुना है हफ्ता जाता है पुलिस वालों के पास। तो अगर ऐसा में किसी ने हफ्ता नहीं दिया या कभी, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स नीचे चले जाते हैं और वो लोग गलत कहानियाँ भी बता देते हैं कि मेरे 50,000 रुपये ले लिए या मेरे 60,000 रुपये ले लिए, तो पुलिस वाले उनको बोलते ठीक है ऊपर चलते हैं, तो 1 लाख बोलियो। और या कभी मान लीजिए 2,000 रुपये ले लिए, तो बोलते हैं ऊपर चलते हैं तो 25,000 बोलियो। अब वो औरत को तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि पुलिस वाला साथ में आया है, नहीं तो वो उसको अंदर कर देंगे। और अगर उस औरत को अंदर कर दिया तो उसका मालिक उसको छुटवाने जाएगा, तो मालिक बोलेगा मैंने तेरे नाम के 50,000 दे दिए, तो अब तू मेरे को वापस लौटाएगी। और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 50 से 60% है। तो वो औरत तो ज़िंदगी भर से उसके ऊपर और लोन ही चढ़ता रह जाता है, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, कुछ अपने शौक़ पूरे करने के लिए नहीं। तो इन सब से बचने के लिए वो औरतें पुलिस वालों को हफ्ता देती रहती हैं, टाइम टू टाइम, हर कोठे से हफ्ता जाता तो रहता जो है। कस्टमर जा रहा है पुलिस उसको परेशान नहीं करेगी? एक्चुअली वही बहुत स्ट्रेंज है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में बोल दिया था बहुत ही क्लियरली कि सेक्स वर्कर्स आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर विक्टिम्स। मतलब उनको आप क्रिमिनल नहीं बोल सकते हो, बट जो क्लाइंट है उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब भी एक औरत और एक क्लाइंट पुलिस स्टेशन में जाता है तो औरत को ही देखना पड़ता है, औरत ही वहाँ पे अटकती है। क्लाइंट तो अक्सर क्लाइंट्स तो भाग ही जाते हैं, वो तो कभी पकड़ में आती ही नहीं है, उनको कभी पकड़ने की कोशिश भी नहीं करी गई है। तो औरतें ही हमारी क्रिमिनल। जिस बच्ची को ख़रीदा गया है बचपन में, जिसको पीटा गया है, जिसको ज़बरदस्ती दारू पिलाई गई है, उसको लत लगाई गई है, वही आगे जाके क्रिमिनल भी है हमारी बुक्स ऑफ लॉ में। ये लड़कियां कहीं भागने की कोशिश नहीं करती, बचने की कोशिश नहीं करती? करती हैं, फिर मर भी जाती हैं। मतलब पहले की बहुत सारी कहानियाँ हैं। हमने एक स्कूल बनाया था उसको अपना, क्योंकि हमारे पास कोई जगह नहीं थी और वो एक कोठा बंद था, उस पर कुछ इशू चल रहे थे। तो वहाँ पे मेरे बच्चे पहले आने से डरते थे कि मैम यहाँ स्कूल मत चलाओ। तो हम जब शाम को 7 बजते थे तो बच्चे भाग जाते थे। तो बोलती थी तुम क्यों ऐसा करते हो? मैम यहाँ पे शाम को आत्माएं घूमती हैं। ऐसा क्यों बोलते हो? तो मैम इस कमरे में इतनी दीदियों को काट के मारा गया है कि वो सब दीदियाँ यहाँ पे घूमती हैं, और जो मालकिन थी इस कोठे की वो भी फिर यहीं मर गई थी, तो सब लोग बोलते हैं कि उसकी आत्मा भी यहीं पर ही है। तो वहाँ पे मर्डर्स होना, लड़कियों को मार देना, काट के ट्रंक में डाल देना, या कभी कभी क्लाइंट्स अगर रूम के अंदर उनके साथ काम कर रहे हैं उनको अंदर ही मार कर चले जाना, ये बहुत आम है। मतलब उस सड़क पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, हम लोग इसको बहुत इशू नहीं बनाते हैं। वहाँ पे गोली लगना या चक्कू मार देना इट्स नॉर्मल। तो मेरे को ज़रा एक बार आप बताओ, ये कोठा फंक्शन कैसे करता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कस्टमर है, उसे पता ये कोठा है, अब वहाँ से मुझे आप बताओ कैसे कैसे फॉलोअप होता है यहाँ पे? सो बेसिकली मान लीजिए वहाँ 77 कोठे हैं, हाँ, ठीक है। ठीक है। कुछ कोठे हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ कोठे हैं जो नेपलीज वुमेन के लिए फेमस हैं। तो अगर मान लीजिए एक कस्टमर नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उतरा, तो वहीं पर ही उसको दलाल पकड़ना शुरू कर देंगे। आप भी अगर जाओगे और अगर आप जीबी रोड की तरफ जा रहे होगे, जबकि जीबी रोड एशिया का लार्जेस्ट हार्डवेयर मार्केट है, हाँ। आपको चावड़ी जाना है आपको तब भी जीबी रोड से जाना पड़ेगा, आपको लाहौरी गेट जाना है तब तो आपको जीबी रोड से ही पार करना पड़ेगा। बट ये दलाल आपको
समझेंगे कि आप तो सिर्फ कोठों के लिए आए हो। Automatically वो- track कर लेंगे वो अगर आप सड़क वहीं पे से घूम रहे हो आपको- तो। अगर आप सड़क पर हो तो, और वो आपके पीछे 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 यंग लड़की दूंगा, 12 साल की, 12 साल की, 13 साल की, इतना रेट, ये वो, नेपाली सुंदर, ये वो करते करते वो आपको पकड़ते चले जाएंगे। अगर आप उनको अग्री कर गए कि हाँ ठीक है मुझे ले चल, तो फिर उनके कुछ कुछ कोठों में, मतलब वो कुछ कोठों के दलाल असाइंड हैं कि मैं इस कोठे में ही लेकर जाऊंगा, वो उस कोठे में आपको लेकर जाएंगे। क्लाइंट के उस कमरे में जाते ही उस दलाल को एक पर्टिकुलर % कट मिल जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। वो आदमी वहाँ पर, कुछ कोटों में पर्ची सिस्टम होती है, तो वो लोग वहाँ पे पर्ची कटवाते हैं अपनी, और लड़की चुनते हैं, और उसके बाद वो अंदर जाते हैं अपने एनकाउंटर रूम में। 10 से 12 मिनट उनको मिलता है अपना एक्ट करने के लिए। उसके बाद वो बाहर आते हैं, क्लाइंट चले जाते हैं, लड़कियां वापस से दोबारा से इस बैठ बीच में जाती कोई हैं। लूट मार या कोई वेरिफिकेशन या कुछ असहज करना, वेरिफिकेशन तो कुछ नहीं है, जैसे पर जैसे आपने कहा ना, कोई आके मार के चला जाए, कोई हथियार रखा आपने या कुछ ऐसा, कुछ कोई चेकिंग नहीं है। नहीं, ऐसी कोई चेकिंग नहीं है, कोई चेकिंग करने का सोर्स ही नहीं। मतलब ये मैं आपको बहुत सिंपल वर्जन बता रही हूँ, बट आप इमेजिन करिए एक कमरा इतना बड़ा, और यहाँ पर ऑलरेडी 25 लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, और कम से कम 75 आदमी घुस के उन लड़कियों को पसंद कर रहे हैं, उनको जाके छू रहे हैं, उनको जाके बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस लड़की के साथ मुझे अंदर जाना है। वहीं पर ही पर्ची कट रही है, वहीं पर ही 2 आदमी बैठे होंगे, और वो कोई कुछ बेच रहा होगा, या कोई, क्योंकि वहाँ पे मार्केट भी ऊपर ही चढ़ती है, वो औरतें नीचे नहीं आती हैं, तो कोई कुछ बेच रहा होगा। तो एक इतने से कमरे में आप लगाइए, अगर 75-80 लोग खड़े हुए हैं, तो आपको पता भी नहीं है। बहुत सारे आदमी तो ऊपर चढ़ते हैं, और उनको कोई पसंद नहीं आती तो उसी वक्त नीचे उतर जाते हैं। बहुत सारे आदमी ऊपर चढ़ के तसल्ली से एक एक औरत से बातचीत करते हैं। इट्स लाइक अ शॉपिंग, इट्स लाइक अ शॉपिंग, या इट इज़ लाइक दैट कि आप कपड़े देखने जा रहे हो। बिल्कुल, इट इज़ लाइक दैट। कुछ कमरों में इट इज़ लाइक दैट। कुछ कमरों में ऐसा होता है कि जहाँ पे आप ऊपर गए और सीधा आपको दलाल ही एनकाउंटर रूम में धक्का दे देता है, एंड देन जिस लड़की का भी नंबर होता है, या मालकिन जिस भी लड़की को बोलती है, वो उस कमरे में चली जाती है। किस तरह के लोग जाते हैं यहाँ पर? हर तरह के, स्कूल के बच्चों से लेकर ऑफिस के लोग, आफ्टर स्कूल के ऑफिस, बच्चे? हाँ, ऑफिस के बाद मैं ऑफिस बैग्स और लैपटॉप बैग्स के लोगों को भी देखती हूँ। रिक्शे वाले आदमी लोग जो रिक्शा चलाने के बाद वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने जाते हैं। बूढ़े लोग, 80-80 साल के लोग भी वहाँ पर चढ़ते हैं। तो वहाँ पे कोई एज ग्रुप या कोई किस स्ट्रैटा के लोग आ रहे हैं ऐसा नहीं बोल सकते। ड्यू के बच्चे एज एन इंटरेस्ट कि हम देखने चाहते हैं कि कैसा है, बिकॉज इसके आसपास काफ़ी, इसको हमने रोमांटिसाइज भी तो कर रखा है ना। वो तो कभी जीबी रोड नहीं गया यार, फिर तो तूने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करा। ये भी एक डायलॉग चलता है कॉलेजेस में। to try everything. एक्सप्लोर, राइट। तो वो एक्सप्लोर करने के लिए भी चाहते हैं, तो हर तरीके के लोग आपको वहाँ दिखेंगे। तो वहाँ पे मान लीजिए कोई 18 साल से नीचे का लड़का जा रहा है, तो अंदर उन्हें कोई मना नहीं करेगा, रोकेगा नहीं? मना नहीं करेगा, लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत सारी औरतें ही, जैसे कभी कोई बच्चा आ गया 13-14 साल का, तो औरतें ही उसको झापड़ मार के नीचे भेज देती है कि चल अभी तू बहुत छोटा है। बट कुछ लड़कियां भी हैं उस उम्र की, तो वो लोग उनके साथ भी, कुछ कोठों में उनके साथ भी सेटअप कर देते हैं। एंड व्हाट आर द चार्जेस, लाइक क्या ड्यूरेबिलिटी होती होगी? सब कोठों के अलग अलग रेट फिर भी अगर मिनिमम से मैक्सिमम जाना, अगर हम बात करें तो 600 पर एक्ट, मिनिमम अगर हम बात करें तो 50 रुपये। और इसमें इनके पास क्या आता होगा? वो भी हर लड़की का अलग डिपेंड करता है। तो अगर लड़की बहुत यंग है और अभी अभी उसको ख़रीदा गया है तो ज़ीरो, उसके पास कुछ अमाउंट नहीं जाएगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। जब वो लड़की खुद एक तरीके से इस चीज़ को समझ जाएगी कि अब क्योंकि मैं यहाँ आ ही चुकी हूँ, सो लेट मी लर्न दी आर्ट ऑफ हाउ टू सर्वाइव इन अ ब्रॉथल, तो वो विक्टिम से सर्वाइवर के उसमें आ जाती है। बट वो भागती नहीं है वहाँ से, क्योंकि भाग नहीं सकती है, बट वो वहाँ की लैंग्वेज समझ जाती है। तब होता है कि मान लीजिए अगर वो कोठे में अपना एक अलग कमरा लेकर रह रही है, तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है मालकिन को। मान लीजिए वो बोलती है नहीं मुझे अलग नहीं रहना है, सबके बीच में रहना है, जो आप खाना बना रहे हो मैं भी वही खाऊंगी और आपके हिसाब से ही चलूँगी, तो उसको कम पैसा मिलेगा क्योंकि खाना वाना सब कुछ मालकिन ही देख रही है। एज वाइज डिपेंड करता है। द मोर आप जितने बड़े होते चले जाते हो उतना ही आप कम कट देना शुरू कर देते हो, लेकिन आपका रोल बढ़ जाता है। तो जब आप बड़े होते हो तो आप सिर्फ खुद धंधा नहीं कर रहे हो, तब आप और लड़कियों को भी लेकर आओगे अपने गांव से, या जैसे आपको लाए गए थे उतना आपका ब्रेन वॉश कर चुके होते हैं, या फिर आप और लड़कियों की एज ए मैनेजर बन के बैठ जाओगे। लाइक 7-8 लड़कियां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगी कि 7-8 छोटी लड़कियां कि वो भागे नहीं, या उनको रेगुलरली मार पिटाई हो रही है ताकि वो डरी रहें। उनको खाना तभी मिलेगा जब वो क्लाइंट्स, इतने पर्टिकुलर क्लाइंट्स अटेंड कर लेंगी, तो उनका पूरा मैनेजमेंट
फिर वो एक औरत संभालना शुरू कर देती है। मैंने कई जगह देखा, जैसे जानवरों को, कोई खतरनाक जानवर होते हैं उनको ट्रीट करना होता है तो पहले डराते हैं, इतना डरा देते, और फिर एक इंसान सर्वाइवल बनकर आता है, फिर वो संभाल लेता है, तो वो जो जानवर या होता है वो उसको सरेंडर कर देता है और उसका लॉयल हो जाता है। यहाँ कैसे फंक्शन करता है? कोई नई बच्ची आई, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हाथी कोई को नई बचपन बच्ची मान में- लीजिए किसी शहर से आ गई, अब वो लाजमी बात है कि उसने लाइफ में सब नहीं किया, प्रोस्टिट्यूशन में कभी इन्वॉल्व नहीं रही है, तो वहाँ से आप उसे कैसे तैयार करते हो? मतलब कोठे में कोठे में कैसे तैयार करते हैं वो लोग? जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में मैंने जो बहुत सारे केसेस देखे हैं उनमें ऐसा होता है कि लड़की आई, वो लोग उसको पहले जीबी रोड पे नहीं रखते हैं, वो उसको कहीं और रखते हैं। वहाँ पे उसको प्रेम मोहब्बत से, जैसे हमारी एक दीदी का मैं अगर केस बताऊँ तो उनकी शादी हुई थी नई नई, अभी तो खैर शी 35, बट व्हेन शी केम शी वाज 14 इयर्स ओल्ड। उसकी शादी हुई थी गांव में, 15 साल की हुई, उसका बच्चा पैदा हो गया। 1 साल उसको अच्छे से रखा उसके हस्बैंड ने, खूब उसका ख्याल रखा, उसको दिल्ली घुमाया, सब कुछ करा। उसका बच्चा जब 15 दिन का हो गया तब वो उसको कोठे में लेकर आ गया और उसको बोला कि अब यहीं रहेगी तू, और अब तेरे को यही धंधा करना है और मैं ही तेरे कस्टमर्स लेकर आऊँगा। और उसके बेटे को उसने एक सोर्स बना लिया कि अब ये बेटा है, ये बेटा मेरे पास रहेगा, मतलब अब मेरे कंट्रोल में रहेगा, तो वो भाग तो सकती नहीं है। शुरुआत में उसने मना करा बहुत, तो उसको एक्सट्रीम पीटा गया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। आज भी वो दीदी जब कंघी करती हैं अपनी, तो अक्सर मैं उनको बोलती हूँ बाल खुले क्यों नहीं रखते हो, बट उनका जो स्टाइल है कंघी करने का, क्योंकि यहाँ उनके इतना मारा गया है कि ये पूरा एरिया उनके यहाँ बाल हट चुके हैं, तो वो अपने बालों को ऐसे स्टाइल करती है कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो अंदर से उनके बाल नहीं हैं। बट दैट्स द लिमिट जिस पे वो मारते हैं। उनको इतना तक भी टॉर्चर किया गया है कि जब वो मना करती है तो एक बार उसने मना करा और उसके कमरे में उसके बच्चों के साथ गैस का पाइप खोलकर चला गया वो आदमी कि मर जा फिर तू, अगर तू मेरा काम नहीं कर सकती है तो मैं तेरी जगह किसी और को लेकर आ जाऊँगा। एंड देन शी हैज़ टू सरेंडर। वो अपने को शायद मार भी देगी, लेकिन अब उसके पास बच्चे भी हैं। व्हाई डोंट दे गो टू पुलिस? ओह, लाइक आई सेड, वो तो गांव से आई थी तो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, फिर हाँ, वो पुलिस के लेकिन पास क्यों आते हैं? इतनी छोटी उम्र की बच्ची तो कोठे से नीचे उतर भी नहीं सकती है। उसको नहीं पता है बाहर आसमान किस रंग का चल रहा है, अभी बाहर बारिश चल रही है या क्या चल रही है। वो कोठों के अंदर ही बंद रहते हैं एटलीस्ट शुरुआत के 3 4 5 साल। उनको अलाउड नहीं है बाहर क्या जाना। लव अफेयर्स में प्रोस्टिट्यूशन में टर्न करने का नंबर ज़्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, वो भी है, लेकिन एक औरत की कहानी है, अभी वो भी ड्रीम विलेज में हमारे साथ हैं। वो तो काम करती थी, अपने घर चला रही थी। शी वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। जो धागे होते हैं कपड़ों में वो काटने जाती थी फैक्ट्री, और रिक्शा नहीं लेती थी क्योंकि रिक्शे में 10 रुपये लग जाएंगे, 5 रुपये आने और 5 रुपये जाने में, महाराष्ट्र में। और एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई तो वहीं रेलवे स्टेशन के नीचे बैठ गई कि मैं, छोटे शहरों में रेलवे स्टेशन से भी आप पार कर लेते I हो, know. तो बैठ गई कि बारिश रुक जाएगी। और वहीं पर ही एक आंटी आई और उसको अपनी माँ जैसी लगी। उसने अपनी माँ को भी रिसेंटली खोया था, उसको अपनी माँ की जैसी लगी वो। और उसने उसको बोला बेटा चाय पिएगी? उसने बोला हाँ आंटी क्यों नहीं, इतने प्रेम से आप पिला रहे हो। एंड देन व्हेन शी ओपनड हर आइज शी वाज बीइंग सोल्ड। 80,000 रुपये देकर उसको, वो औरत ने उसके सामने 80,000 रुपये लिए और वो चली गई और गांव में जाकर ये बता दिया कि वो खुद से अपनी मर्ज़ी से दिल्ली के जीबी रोड पर जाके बिक गई है। तो वो लड़की 4 5 साल तक तो नहीं निकल पाई, लेकिन जब उसका बेटा पैदा हो गया 4 5 साल के बाद, तो एक टाइम के बाद कोठे वालों को पता है कि अभी भागेगी नहीं, तो वो भी उसको बोलते हैं कि ठीक है अब तेरे को जहाँ जाना है जा, क्योंकि अब वो उसको अंदर तक इतना तोड़ चुके हैं कि वो उसको ये बता चुके हैं कि अगर तू बाहर जाएगी भी तो जितने भी आदमियों से मिलेगी ना वो सब तेरे को गंदी नज़र से देखेंगे, क्योंकि वो तेरे साथ कभी ना कभी तो सोए होंगे। तो वो औरत को इतना डाल देते हैं उसके दिमाग में कि अब तू नहीं बची है बाहर की दुनिया के लिए, सो यू बेटर डाई हियर। सो बट वो फिर भी गई अपने गांव जस्ट टू फाइंड आउट, रहने नहीं गई थी, देखने गई थी। तो उसने देखा कि उसकी फ़ोटो पर माला है। उसके बाप ने उसको हाथ जोड़कर बोला कि गांव में ये बात सबको पता चल चुकी है कि तू कोठों में थी, अब मेरे को अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाई ज़िंदगी में। तो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, बेटा साथ में था, वो वापस उसी कोठे में आ गई। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ लव अफेयर की वजह से एक लड़की को उसमें डाला गया है, सबके अलग अलग रीजंस हैं। एक दीदी हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं पिछले 18 सालों से, 20 सालों से, और वो 13 साल की थी, अपने गांव में बाहर खेल रही थी बंगाल में,
और खेलते खेलते उन 8 लड़कियों में से उनको पिक कर लिया गया। आज वो शायद 45 इयर्स की होंगी, तब से लेके आज तक वो कोठे पर ही हैं। और अब तो उनकी हालत ऐसी हो गई है कि अगर वो डिप्रेशन की गोली नहीं खाती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। मतलब बीच में वो 3 महीने के लिए गायब हो गई थी, उनका बेटा कोठे में ही था और वो गायब हो गई थी। एंड व्हेन शी वाज फाउंड नेकेड ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज शी वाज नॉट इन हर सेंसेस, क्योंकि उनको गोली नहीं मिली थी उनकी डिप्रेशन की। तो वहाँ की मतलब हम लोग अक्सर देश में अलग अलग बातें करते हैं क्रूअलिटी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम जीबी रोड जैसी जगह पर जाएंगे तो वहाँ तो रोज़ ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ लड़कियों की ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है, बट हम वहाँ देख ही नहीं रहे हैं। हम लाल किले पे झंडा फहरा देते हैं हर साल बहुत ही शौक से। हम लोग या अपने रामलीला मैदान में जाके स्वेयर इन सेरेमनीज कर देते हैं, बट उससे 1 किलोमीटर दूर हम ये नहीं देख रहे हैं कि दिल्ली का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलाका है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना महिलाएं ही देश का फ्यूचर हैं, वो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। वी डोंट वांट टू सी दैट एरिया। हम ब्लाइंड हैं उस एरिया के लिए। कभी आप जैसे आपके अलावा और भी जो एक्टिविस्ट होंगे उन्होंने सरकारों से हेल्प मांगने की कोशिश की? बिल्कुल की है, बहुत। मैंने तो बहुत दरवाजे खटखटाए हैं। क्या रिएक्शन होता है जब प्रोस्टिट्यूशन को लेकर आप जाते हो हेल्प मांगने की, इनके भी ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं वेरी गुड गीतांजलि, ये काम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो कभी नहीं देखते। कुछ ऐसे भी लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे बोला, ओ गीतांजलि जी अभी भी चल रहे हैं दिल्ली में कोठे। तो ऐसे इंसान से तो आपको बात करने का मन ही नहीं करेगा ना, क्योंकि वो उस इलाके में जीत रहे हैं इतने सालों से। वैसे बोलते हैं कि इन कोठों को यहाँ से हटाया जाए क्योंकि आसपास के रेजिडेंट्स अनसेफ फील कर रहे हैं या उनको बेइज्जती फील होती है। और आप मुझसे सवाल को कोठे अभी आप हटवा क्यों नहीं देती कोठों को? अभी रिसेंटली मुझे एक पॉलिटिशियन के बेटे ने बोली ये बात, आप कोठों को हटवा क्यों नहीं देती? साफ करवा दीजिए ना इस गंदगी को यहाँ से। एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक, गुड, आई मीन यू आर गोइंग गुड, आवर कंट्री इज गोइंग स्ट्रांग विद पीपल लाइक यू। एंड आई जस्ट केम आउट ऑफ हिज ऑफिस। आप इस ऐसे इंसान से आप क्या बोलोगे? एंड देन आई जस्ट मूव्ड आउट। आई सेड ओके, कांग्रेचुलेशंस, योर फादर गॉट इलेक्टेड। सो इट्स होपलेस। मतलब एक बिल्डिंग है जीबी रोड पर, क्योंकि जीबी रोड पर किराया बहुत ज़्यादा है, तो एक छोटे से स्कूल के लिए भी हमें बहुत किराया देना पड़ रहा है। फंड रेजिंग इज़ एन इशू फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बिल्डिंग है जो पिछले ऑलमोस्ट 4 सालों से बंद पड़ी है। उसके लिए मैं 4 साल से हर दरवाजे पर चिट्ठियां लिख चुकी हूँ। यहाँ तक कि 2 साल पहले ऐसा भी हो गया था कि वो बिल्डिंग में हमने अपने आर्किटेक्ट को बुलाया और सब कुछ उन्होंने हमारे हिसाब से पूरा प्लान कर दिया। वो डूसिप के अंडर आती है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंदर। सरकार बदली और वो बिल्डिंग वापस बकरियां बंधी हुई हैं। अब दूसरी सरकार को सुनना ही नहीं है। तो वहाँ पे जीबी रोड, क्योंकि आपके एजेंडा में, आप कभी मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो आपके एजेंडा में कभी जीबी रोड आएगा ही नहीं। सेक्स वर्कर्स के ऊपर बात ही नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, बट हु इज ट्रीटिंग देम विद रिस्पेक्ट? व्हाट इज वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन द ग्राउंड? नोबडी नोज, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। जीबी रोड पर जो लोग रहते हैं वो कैसे इन कोठों को देखते हैं? जो जीबी रोड के पीछे रहते हैं, हाँ, जो आसपास इलाके होंगे, मतलब 500 मीटर या 1000 मीटर के आसपास। दे हेट देम। दे आर देयर क्लाइंट्स ऑल्सो, बट दे हेट देम। जैसे आपने शुरुआत में बोला ना कि हम लोग उनके बारे में बात करते हैं कि अरे मतलब बदनाम गलियां हैं, ये हैं वो, तो वहाँ पे वो क्लाइंट बनकर ज़रूर जाएंगे। बट मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी भी देखी हैं जहाँ पे बोलते हैं हमारी बेटी के लिए हमें रिश्ता करना है, और जब उनको हम बोलते हैं जीबी रोड के पीछे रहते हैं हम, तो आधे लोग तो आते ही नहीं हैं, तो क्यों नहीं हटा देते यहाँ से। वहाँ पे एक स्कूल चलता था बहुत पहले, तो आसपास के रेजिडेंट्स ने वो स्कूल बंद करवा दिया कि इन कोठे वाली के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दोगे अगर तो मतलब क्यों इनको आपको कोई भी फैसिलिटी देनी क्यों है, या इनके बच्चों को कोई भी, इनको इतना रुला दो, इनको इतना तड़पा दो कि ये खुद ही कोठे बंद कर दें। बट वो तो आना ही नहीं चाहती हैं ना वहाँ पे। जो रन कर रहे हैं हमारे देश के बड़े बड़े लोग, उनको बात करो ना। आप उन लड़कियों से क्या बोल रहे हो जो खुद ही वहाँ पे एक रात नहीं रहना चाहती, अपने बच्चे को एक रात नहीं रखना चाहती? क्या उन कोठों में वैसे भी लोग हैं जो उसको एंजॉय कर रही हैं कि अब यही हमारी किस्मत है, ऐसे ही जीना है, मज़े कर, उन्हें अब इसमें कोई अफसोस नहीं है? देखिए, डीपर लेवल पर देखोगे तो अफसोस तो है,
डीपर लेवल पर अगर आप देखोगे और उन औरतों को एक सपना पूछोगे तो हर दीदी का एक सपना है, मेरे को गृहस्थी जीवन जीना है। मैंने गृहस्थ शब्द वहाँ से उसकी इम्पोर्टेंस समझी है लाइफ में, जो हम लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले। हमारे लिए माँ होना, बाप होना, शादी होना और शादी में सब रिश्तेदारों का आना, इट्स नॉर्मल राइट। फॉर अस इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ लग्जरी। उनके लिए ये ज़िंदगी का सपना है कि मुझे गृहस्थी में जीना है, जहाँ पे मेरे सर पे ये ना लिखा हो कि मैं जीबी रोड की कोठे वाली हूँ। और उनके आधार कार्ड्स में भी अब तक जीबी रोड ही लिखा जाता था। फिर हम लोगों ने जब इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स में देखा तो एक्चुअली जीबी रोड का नाम बहुत सालों पहले श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया है, करीबन 38-40 साल पहले, बट उनके कार्ड्स में वो नहीं आ रहा था। तो वो औरतों को अपने कार्ड दिखाने में भी प्रॉब्लम है बाहर जाकर, कि मेरे कार्ड कोई देखेगा और अगर उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि अरे तू तो कोठे वाली है, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। स्कूल्स नहीं भेजती वो अपने बच्चों को, क्योंकि स्कूल्स में जाके सबसे पहला सवाल होता है बाप का नाम, क्या नाम दे, उन्हें नहीं पता। या वो लोग बोलते हैं कहाँ है आपका घर। तो मेरा एक बच्चा मेरे पास आया, वो 14-14.5 साल का था, बहुत ब्राइट बच्चा, और मुझे आके उसने अपना स्कूल बैग डोनेट कर दिया। ही सेड ये मेरा बैग आप रख लो। मैंने कहा क्या करूँगी मैं इसका, तो जो छोटे बच्चों को आप पढ़ा रही हो ना उनके लिए रख लो। तो ऐसे तेरा, मैं नहीं जाऊँगा अब स्कूल में वापस। मैंने कहा क्यों? आज सारे लड़कों ने मुझे बोला डी का बच्चा है, कोठे में रहता है, मैं अब स्कूल में कभी वापस नहीं जाऊँगा। उस बच्चे की गलती है क्या? उस माँ की गलती है क्या? जिसकी गलती है वो देख ही नहीं रहा है। तो और वहाँ पे ये रोज़मर्रा की कहानियाँ हैं, ये एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये हमारे हर बच्चे की कहानियाँ हैं। सेक्स वर्कर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? अगर हम कोठे में देखें तो कोठे में धंधा कम हो रहा है, ऐसी मेरी सारी औरतें बोलती हैं कि पहले तो बहुत लोग आते थे, एक एक दिन में 50-50 क्लाइंट्स भी अटेंड करे हैं लड़कियों ने। आज की डेट में ऐसा भी होता है कि 4 क्लाइंट करने के लिए भी वो काफ़ी उनको दिक्कतें होती हैं, और अगर क्लाइंट अटेंड नहीं होंगे तो खाना नहीं मिलेगा। तो ये भी शर्तें रखी जाती हैं उनके ऊपर। तो इस तरीके से यानी कोठों में अभी सेक्स वर्क कम हो रहा है, बट क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें बहुत अवेलेबल हो गई हैं, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, तो सेक्स वर्क कम हो रहा है मैं ये नहीं बोलूँगी। मगर कोठों में अब लोग कम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ये भी नहीं बोलेंगे, बट कम जा रहे हैं कंपैरेटिवली टू आज से 15 साल पहले। तो ये कोठों का जो ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये कैसे हुआ है और कितना ये उनको परेशान करने वाला, और ये नया वर्जन क्या है? क्योंकि आई एम श्योर इनमें भी लोग परेशान होते होंगे। मतलब बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए अगर ऑनलाइन हमारी ही कोई दीदी है जिनका इंस्टाग्राम चैनल बहुत चल रहा है और वो इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है और वो क्लाइंट्स को अटेंड करने के लिए जा रही है, ऑनलाइन ये कैसे सिस्टम बदला, क्या है ये मतलब? क्योंकि अभी सब कुछ तो ऐप्स में बहुत ज़्यादा आ गया ना। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी हुकिंग ऐप्स भी बन चुकी हैं, तो वहाँ पे ही अवेलेबल हो रही हैं चीज़ें। सम आर पेड वेर यू हैव टू पे, बट सम आर जस्ट ऑप्शनल। एंड ऑल्सो अगर हम देश में देखेंगे तो सेक्स को लेके डिस्कशंस पहले से तो काफ़ी बड़ी ही हैं, ओपननेस बड़ी ही है। तो आई थिंक उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें अब जीबी रोड पर बहुत लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी गेटिंग व्हाट दे वांट अदरवाइज, मे बी इन कॉलेजेस, इन स्कूल्स। अभी बहुत सारी लड़कियां कॉलेजेस में भी ऑप्ट करने लग गई हैं सेक्स वर्क को बाय चॉइस इन सम केसेस, बट इन सम केसेस बाय फोर्स ऑल्सो। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, दे वॉन्ट टू continue studying, they want to fund their studies, so they will go into this field. तो अभी मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना कि अभी कोठे सिर्फ रेड लाइट एरियाज में नहीं रह गए हैं। कॉलेज प्रोस्टिट्यूशन क्या है ये? जैसे कॉलेज की लड़कियां हैं यंग, तो इन कॉलेजेस ऑल्सो दीज ऑप्शंस आर देयर, सो सम गर्ल्स आर देयर। आप अगर कभी भी देखेंगे तो आपको शायद मेट्रो स्टेशन के टॉयलेट्स के डोर के पीछे भी लिखा होगा ना, इफ़ यू वांट अ गर्ल कॉल अप हियर। आपको कॉलेजेस के टॉयलेट्स में भी दिखेंगी ऐसी सब चीज़ें। इफ़ यू वांट टू हैव अ वन नाइट फन देन कॉल अप एट दिस नंबर। ये सब क्या है? ये सब एक तरीके का सिस्टम ही तो बन रहा है, दैट देयर इज़ अ मैन और देयर इज़ अ होल सिस्टम जहाँ पे वो लोग लड़कियों को बोलते हैं दैट इफ़ यू वांट टू डू दिस कम एंड जॉइन आवर गैंग, एंड देन सम विमेन कम्स इनटू इट। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लड़कियों को चीट करके, कुछ लड़कियों को झूठ बोलकर इसका पार्ट बना लेते हैं, कुछ लड़कियों को बताकर इसका पार्ट बना लेते हैं, बट इन एनी केस they are making them a part of this whole system where they are going to sell their bodies for money in return, and it's not always
इट्स नॉट ऑलवेज अ रोजी एंड ब्यूटिफुल जर्नी. लाइक मैं US गई थी और आपने शायद रीनो का नाम सुना होगा. दैट्स कंसिडर्ड एज मिनी वेगस. सो आई मेट दिस वूमन देयर. मैं रात में पुलिस के साथ पुलिस की गाड़ी में पूरी रात रेकी कर रही थी. तो बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत ही सुंदर. शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस and we went up to her to ask her if everything is fine, and she looked so confident. Yeah, everything is just perfect and I'm fine and I'm taken care of and there's nothing to worry about. That's what she told the policeman. Next morning मैं उस NGO के लोगों के साथ फ़ोन आया उन लोगों के पास that there is a girl who is in need. I went there and she was the same girl in a, मतलब उसकी जो कंडीशन थी अगले दिन मैं पहचान नहीं पाई कि ये वही लड़की है. एकदम उलझे हुए बाल, फटे हुए कपड़े. उसका कमरा जब मैंने जाकर देखा तो मेरे पास कुछ खाने का सामान था और वो हमारी गाड़ी में आकर बैठी और मैंने उसको वो ऑफ़र करा. उसने एकदम पकड़ के खा लिया. एंड फिर मैंने उसे इवेंचुअली थोड़ी देर के बाद, आधे पौने घंटे के बाद पूछा, बट रात को तो तुम बोल रही थी कि सब कुछ परफेक्ट है एंड अभी तुम्हारी हालत देखकर तो उसने मुझे बताया कि जब आप रात को मुझसे बात कर रहे थे तो मेरा पिम्प ऊपर खड़ा था और अगर मैं तब आपको कुछ भी बोलती क्योंकि आप पुलिस के साथ थे तो वो वहीं से ही मेरे को कंट्रोल कर रहा था. एंड दे हैव टैटूज ऑन देयर बॉडीज़. उनके यहाँ थाइस पर वो लोग जैसे हम गाय भैंसों को टैटू लगाते हैं ना, आग जलता हुआ, वो उस तरीके से स्टैम्प करते हैं उन लड़कियों को. सो वो लड़कियाँ चाहकर भी बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकती हैं, वो चाहकर भी नहीं भाग सकते. ये मैं आपको US की बात बता रही हूँ. तो इंडिया में तो उनको टैटू करने की ज़रूरत ही नहीं. उनको पता होता है, इतने दलाल नीचे घूम रहे हैं GB रोड पे कि अगर कोई लड़की आपको भागते हुए किसी लड़की का पता चल गया तो वो लड़की नहीं जा पाती ज़्यादा दूर तक, रेलवे स्टेशन तक मैक्सिमम. उसके बाद उसको पकड़ कर ले आते हैं. ये रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड, हर पब्लिक प्लेस पे होंगे ये? बिल्कुल, ये हर जगह है. हमारे देश का एक डेटा ये कहलाता है कि हर 7 मिनट पे एक लड़की उठती है हमारे देश में. एवरी 7 minutes अ गर्ल इज़ पिक्ड अप. जितनी देर में हमारा पॉडकास्ट चल रहा है उतनी देर में शायद ऑलमोस्ट 7 लड़कियां उठ चुकी होंगी अलग अलग शहरों से और ट्रैफिक्ड हो चुकी होंगी. और इन सब का इस्तेमाल सेक्स ट्रैफिकिंग में ज़रूरी नहीं है, बहुत अलग अलग टाइप्स के ट्रैफिकिंग्स भी हैं. बट हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हो ही रही है. उसकी ज़िंदगी अब उसकी नहीं रही. नाउ इट्स शी इज़ बीइंग सोल्ड. उसका पैसा मिल रहा है किसी और को और अब वो उसको जो चाहते हैं वो करवा सकते हैं. सपोज मान लो कोई बच्ची आपको देख रही हो और वो इसमें फंस गई हो. मोबाइल आज सभी के पास है, हो सकता है कोई शायद आपको सुने, हिम्मत आए. इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के बाद कैसे निकल सकते हैं, या ये ऐसा दलदल है जहाँ फंस गए तो फिर निकल नहीं सकते? एक्चुअली ऐसा, जैसे हमारी खुद की ही एक बच्ची है और वो बेड़िया कम्युनिटी से ही है. तो हमने उसको, हमारी लाइफ में आ गई थी जब वो 8 साल की थी. तो जब वो 11 साल की हुई तब तक उसको ये सब बातें पता थी. सो अवेयरनेस इज़ अ वेरी बिग, आई वुड से इट्स अ ब्लेसिंग. जब वो 11 साल की हुई और उसको उसके गांव लेकर गए, उसको बोला गया धंधा करेगी या शादी करेगी, तो उसने बोला मुझे तो पढ़ना है. सो उन्होंने बोला ये ऑप्शन नहीं है. तो शी कॉल्ड मी एंड शी सेड मुझे यहाँ से निकालो, मुझे नहीं पता कैसे. अब हमें उसके गांव का कुछ नहीं मालूम है, बट ये मालूम था कि चाहे कुछ भी हो जाए इन दोनों बहनों को निकालना है. तो फिर वी ऑल्सो डिड एवरीथिंग. वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार. एंड कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि आपको अच्छे लोग ही मिलते चले जाते हैं जो जेन्युइनली चाहते हैं कि ये ना हो. तो हमें भी ऐसे ही लोग मिलते चले गए. एंड वो लड़की बहुत स्ट्रांग थी. उसने अपनी लोकेशन, अपने फ़ोन को बार बार अपनी मम्मी से चोरी छिपे फ़ोन करती थी, हमें मैसेजेस कर देती थी, अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ. हमने उसका फ़ोन टैप करवा दिया तो हमें पता चलता रहा उनकी लोकेशन कहाँ पर है. उसको हमने मैसेजेस में ही बोल दिया जस्ट बी रेडी, द मोमेंट एनीबडी कम्स इनटू योर विलेज उनकी गाड़ी में जाके बैठ जाना, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन. तो ये सब कुछ उस बच्ची ने बहुत स्मार्टली करा. एंड शी वॉज आउट. देयर वॉज अनदर गर्ल जो GB रोड पर इसी तरीके से आई थी, पढ़ी लिखी लड़की थी. एंड शी ऑल्सो टुक सम कस्टमर्स फ़ोन और उसने फ़ोन कर दिया. उसके पापा काफ़ी रिच एलीट, मतलब काफ़ी रिच लोग थे वो लोग. आज तक उससे बड़ी रेड नहीं हुई कभी GB रोड पर. रात में, मैं ऐसा मुझे बताते हैं कि वो साउथ की पुलिस आई थी और उन्होंने पूरा GB रोड एकदम पूरे तरीके से सील कर दिया कि कोई भाग ही नहीं सकता है. अदरवाइज़ क्या होता है GB रोड पे, मान लीजिए अगर खबर मिली कि रेड पड़ रही है तो कोठों में ऑलरेडी खबर पहुंच जाती है पहले ही. पुलिस वालों के अंदर ही अंदर के लोग, मालिक वालिक सब जुड़े हुए होते हैं, तो खबर पहुंच जाती है इस कोठे में रेड पड़ने वाली है. तो वो लड़की को अंदर ही अंदर
तो हर एक कोठे कनेक्टेड है अंदर से, काफ़ी सारे, तो सुरंगें बनी, जैसे ये आपका डक्ट है तो ऐसी सुरंग होगी, डक्ट के अंदर अंदर से वो निकाल कर लड़की को कहाँ निकाल कर ले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बट इन दैट वन रेड उन्होंने पूरा GB रोड सील कर दिया किस था। साल की बात है ये? आई थिंक 2015-16 की बात है ये। और वो निकाल कर ले गए उस बच्ची को वहाँ से, वो लोग नहीं गए। बट ये वन ऑफ द केसेस है, क्योंकि उसके बाप के पास रिसोर्सेज थे और क्योंकि वो कर सकते थे। बट मेजर लड़कियों के तो पापा को या माओ को ये भी नहीं पता होता है कि मतलब मैं दिल्ली तक कैसे पहुँचूँ। उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो बस की या ट्रेन की टिकट लेकर दिल्ली तक आ जाएं या बॉम्बे चले जाएं। उनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ है तो हमारा ये बच्चा। ज़्यादातर लड़कियां जो दिल्ली में GB रोड पे इन्वॉल्व है, ये गरीब घराने की हैं, मैक्सिमम। क्योंकि इनको ट्रेस नहीं किया जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी फ़ोटो लगी होती है पुलिस स्टेशन के बाहर, नॉट इनकी बट बहुत लड़कियों की ना, मिसिंग गर्ल्स तो हमारे यहाँ पे है ही बहुत ज़्यादा। उनमें से काफ़ी लड़कियाँ हैं कोठों के अंदर। सेक्स वर्कर जरूरी है सोसाइटी के लिए? मतलब क्यों ज़रूरी है आप मुझे ये बताइए। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मतलब हमारी दीदी भी अक्सर ये बात बोलती हैं कोठों पे, जब मैं जाती हूँ और जब उनके साथ कभी दिल से बात हो रही है, तो मुझे बोलती हैं हम ना हो ना तो तुम लड़कियाँ सेफ़ नहीं रहोगी। मुझे नहीं रहना फिर सेफ़। अगर मेरे को सेफ़ रखने के लिए मेरी एक 12 साल की या 11 साल की बच्ची को आप बेच रहे हो और आप उसको पूरी ज़िंदगी मार रहे हो, उसको पीट रहे हो, आपका कोई अंत नहीं है वायलेंस करने का, तो मुझे सेफ़ नहीं रहना। और अगर उन मर्दों से आप मुझे सेफ़ रख रहे हो जिसको हम ईज़िली बोल रहे हैं कि मर्द जाति ऐसी होती है ना, उनको तो चाहिए, उनको अपनी ये लस्ट ख़त्म करने के लिए औरत चाहिए, तो उनको करो ना कोठों में बंद, उनके साथ ये सब कुछ करो ना। उस छोटी बच्ची के साथ क्यों कर रहे हो? तो 12 साल की लड़की, पैदा होती हुई लड़की को आप बेच देते हो। लड़की पैदा हुई है, पता चला लड़की है, मालकिन खरीद लेती है उसी वक्त पे ही। वो भी 12 साल की होती भी नहीं है, उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू भी नहीं होती है कि उसकी वैल्यू लग जाती है। उसकी क्या गलती है? उस मर्द की हैवानियत के लिए वो क्यों बैठेगी ना कोठे पे? I mean, अगर ज़रूरी है तो हम अपने घर में अपने घर वालों को बिठा देते हैं, तो फिर ज़रूरत पूरी हो जाएगी ना। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बट जैसे एक लॉजिक दिया था कई बार जब हम Sex सेक्स is वर्कर की important. बात करते हैं, तो ये होता है कि अगर ये लीगलाइज कर दिया जाए, ख़ास तौर पर जो लीगल सेक्स को मानते हैं कि ऐसे जगह होनी चाहिए, उनका लॉजिक ये होता है कि इससे देश में रेप केसेस कम हो जाएंगे, महिलाओं के शोषण कम हो जाएंगे, जिनको लस्ट होगी वो जाएंगे वहाँ पर पे करेंगे, सेक्स करेंगे और लौट आएंगे, इससे समाज में महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, ऐसा लॉजिक दिया जाता है। ये लॉजिक तब मुझे समझ में आएगा जब वो लड़की अपनी मर्जी से ये ऑप्शन ऑप्ट करेगी, जब उसको पता होगा कि मैं इस धंधे में जा रही हूँ, ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, मुझे कॉन्डम का इस्तेमाल करना है क्योंकि उससे मेरी हेल्थ ठीक होगी। मेरे को मालकिन नहीं बताएगी कि मुझे कॉन्डम यूज़ करना है या नहीं करना है। अगर मुझे कोई बीमारी होती है तो मैं ना बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं करनी है, मेरे अधिकार है। अगर हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं अपने देश में, जो मुझे तो नहीं दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर, जहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया और इम्प्लीमेंटेशन में ज़ीरो है, अगर हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं तो ज़रूरी है, हमें करना चाहिए लीगलाइज। बट अगर हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं तब, अगर हम ये कर देंगे कि हमने लीगलाइज तो कर दिया लेकिन उसके बाद हमारी इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो चल रही है और आज भी छोटी छोटी लड़कियां बिक रही हैं और उन बच्चियों को पता ही नहीं है कि ये धंधा होता है। उनको ये बताया जाता है कि तो अगर धंधे में जाएगी ना तो तेरे को अच्छे कपड़े मिलेंगे, तेरे को मिठाइयाँ मिलेंगी, देख तेरे को डांस करने को मिलेगा। उनको उसके बाद की कभी कहानी नहीं पता होती है। हमारे ड्रीम विलेज है जो हमारा होम है नोएडा में, तो वो दीदी बताते हैं उनको पोलियो है पैर में, एंड शी इज़ माई स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन। वो बताती है मुझे तो सिर्फ यही बताया गया था कि तेरे को पोलियो है तो शादी तो होगी नहीं, तो तू ये वाला काम कर ले जो तेरी बाकी बहनें कर रही हैं, तेरी भुआएँ कर रही हैं, देख तेरी ऐश ही ऐश है, अच्छे कपड़े मिलेंगे, बॉम्बे में जाके डांस करेगी, डांस बार्स में पता है कितना पैसा है वहाँ पे, तेरे को मस्त ज़िंदगी मिलेगी। एंड देन शी शेयर्ड हर फर्स्ट नाइट स्टोरी। मैंने बोला उस रात के बाद तो मैं मर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मौत भी बहुत ईजी तो नहीं है करनी, एक्सेप्ट करना। और आज भी वो इसी ट्रेड में है। ये डांस बार का जो आपने जिक्र किया, मुंबई में डांस बार बंद कर दिए गए, इसकी वजह से ही प्रोस्टिट्यूशन बढ़ा होगा मुंबई में? नहीं, मुंबई में हमेशा से ही था और आज भी है। डांस बार्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जहन में मुझे ये सही ही नहीं लग रहा है।
मुझे नहीं पता लोग इसके लिए जो भी बोलते हैं और वो मुझे गलत भी बोलते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं सही लग रही है कि मेरी वजह से मेरे लिए या देश में कुछ आदमियों के लस्ट के लिए एक लड़की को डांस बार में डांस करना पड़ रहा है अपनी मर्जी के बगैर। अगर वो अपनी मर्जी से कर रही है, अगेन आई एम सेइंग इट्स फाइन, बट उसको पता ही नहीं है कि वो चलो क्या मैं कर इसको रही है। रिफ्रेम करता हूँ। जो विदेशों में सेक्स वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, मर्जी वाले हैं, या वहाँ भी ऐसे ही होता है? वहाँ पे भी ऐसा भी होता है और मर्जी वाले भी हैं, वहाँ पे दोनों तरीके के लोग हैं। हमारे देश में भी मर्जी वाले भी हैं, हमारे देश में भी ऐसी औरतें हैं जो अपनी चॉइस से कर सकती हैं, करती हैं वो ये काम, विच इज़ फाइन। शॉर्टकट पैसा, पैसा अपना घर चलाना है, पैसा चाहिए। वैसा कॉलेज वाला आपने बताया। कॉलेज वाला बताया, और भी बहुत सारी औरतें हैं जो कि रोज़ सुबह तैयार होकर अपने घर से ये बोलकर निकलती हैं कि मैं दफ्तर जा रही हूँ। उनके ऑटो वाले फिक्स्ड होते हैं, उनकी लोकेशन फिक्स्ड होती है, और उनके हस्बैंड्स को यही पता है कि मेरी बीवी नौकरी पर जा रही है, बट क्योंकि पति कमा कर ला ही नहीं रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो वो उस औरत को बाहर निकलना है और उसको और कोई उसको समझ में नहीं आ रहा है और कोई काम करना, उसको यही ऑप्शन दिया गया आसपास की और औरतों ने, तो वो जाते हैं और वो करते हैं। आप जेएनयू के पार्क में जाइए, जेएनयू के जो जंगलों में जाइए, आपको मिलेंगी वहाँ पे औरतें छोटा छोटा अपना एक इतना सा कपड़े का मतलब चुन्नी जितना एक बेड लेकर घूम रही होंगी। बेड मतलब एक छोटा सा चुन्नी जैसा, और वो वहीं पर ही डालकर बैठी होंगी। वहाँ पे आदमी जाते हैं, तो वो फिर भी अपनी चॉइस से कर रही हैं। चॉइस तो मैं नहीं बोलूँगी कि वो भी पावर्टी और फोर्स में ही कर रही हैं एक तरीके से, बट फिर भी वो चुन सकती हैं। पर कोठे में तो वो चुन ही नहीं सकती ना। कोटे में भी मैं बीच में हम लोग नाइट वॉक्स करते हैं कि रात को हम जीबी रोड पर जाते हैं, क्योंकि रात में बहुत सारी ऐसी दीदियाँ मिलती हैं जो दिन में सो रही होती हैं। तो एक दीदी थी एंड शी वॉज 9th month pregnant, एंड आई आस्क्ड एंड शी वॉज स्टैंडिंग डाउन स्टेयर्स वेटिंग फॉर द क्लाइंट्स, एंड आई सेड तेरी हालत है? तो उसने बोला खाना नहीं देगी ना मालकिन, सोए नींद ही नहीं आएगी, बिना खाने के भूख लगती रहेगी मेरे को और बच्चे को। और उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बट खाना तो ज़रूरी है ना, तो इसलिए वो खड़ी हुई थी नीचे। तो वहाँ पे चॉइस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आप मतलब फॉरेन कंट्री में भी हर तरीके के दोनों टाइप के लोग हैं। आई हैव बीन टू स्ट्रिप क्लब्स ऑल्सो, आई हैव सीन विमेन इन द टॉयलेट। जब आप जाते हो उनके ड्रेसिंग रूम में, आप देखते हो उनका असली चेहरा। वो हो सकता है बाहर स्टेज पर आपको जो दिख रहा है, जो वो कर रही हैं, आपको लग रहा है ओह वाओ शी इज़ एंजॉइंग इट, but when you go inside the toilets and when you watch them closely, when you try to talk to them, you will get to know, no, they don't want to be here. They don't want to be on the stage. They don't want this attention. But हम कहाँ इतने डीपर लेवल पर जाएंगे ना। किसके पास समय है? हाँ। और हमने तो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया ना, सेक्स वर्क नहीं होगा तो देश अनसेफ हो जाएगा। वाओ, आई मीन दिस स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इज समथिंग विच आई डोंट अग्री टू। इंडिया में फिलहाल कितने लेवल पे हो रहा है ये? कितने लेवल पे हो रहा है? हाँ, जैसे आपने कहा स्कूल को कॉलेजेस में शुरू हो गया है। एक हम बात करें जीवी रोड जैसा जगह है, नोएडा में हम जाते हैं, कई बार रातों में हमें लोग दिखा, हर शहर में दिखाई पड़ते हैं। इनफैक्ट आप बिल्कुल, किसी भी शहर में जाओगे सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं। कई बार फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी जिक्र होता है। कितने लेवल पे? मुझे तो लग रहा है हर लेवल पे है ना। पॉलिटिशियंस के लेवल पर अगर आप देख लो, आप बॉलीवुड में देख लो, आप स्कूल्स में देख लो, कॉलेजेस में देख लो, प्रोफेसर्स के बीच में देख लो, कॉलेजेस में आप कहीं पर भी देख लो, तो सेक्स वर्क तो एक तरीके से ओल्डेस्ट प्रोफेशन है हमारे हिस्ट्री का, है ना। तो सेक्स वर्क तो तब से ही चल रहा है, आज कोई नया चीज़ तो है नहीं है। तो ये तो हर लेवल पर ही है। तो जैसे आप हील कर आप लोगों की हेल्प करने आते हो अपने एनजीओ के थ्रू, तो एक तो हो गया जीबी रोड पे आपने हेल्प की, इसके अलावा और कहाँ की महिलाएं आपको मिली हैं? नहीं, हमारा जो मेजर फोकस है, तो मैं जाती हर जगह के, मैंने ऑलमोस्ट सारे रेड लाइट एरियाज में गई हूँ, वहाँ की एनजीओज़ के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। बट अभी हमारा जो मेन फोकस चल रहा है पिछले 14 सालों से, वो जीबी रोड के कोठों पे ही चल रहा है। बाकी अगर एनजीओज़ हमारे पास कोई लड़की भेजते हैं, वो बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में आपके पास रहे, ये सीखे, सो मोस्ट वेलकम। बट हमारी टीम अभी उतनी बड़ी नहीं है कि हम और जगह पर जा पाएँ और अपना बट आई एम श्योर आप लोग भी फॉलो करते होगे बाकी एनजीओज़ को या बाकी लोगों को, या आप इंटरकनेक्टेड होगे आपस में। तो और किस लेवल पे आपको किससे कहानियां सुनाई पड़े? कभी कोई बॉलीवुड का किस्सा, टीवी का किस्सा, या किसी ऑफिस का किस्सा, ऐसा कोई भी सुनाई पड़ता है? ऑफिस के किस्से तो हाँ, जैसे हमें ये भी बताया जाता है, कुछ दीदियाँ ये भी कहानियाँ बताती हैं कि जब रेड पड़ती है और जब उनको नारी निकेतन में डाल दिया जाता है, तो नारी निकेतन से रात रात में उनको भेजा जाता है अलग अलग मिनिस्टर्स के पास, बड़े बड़े लोगों के पास। तो वो किस्से ज़रूर सुने हैं कि वो दीदियाँ बताती हैं कि रात को आती है जो भी वहाँ की अंदर की वार्डन होती है,
शी पिक्स अप अ वुमन, शी ड्रेसेस हर अप, शी गिव्स हर सम पिल्स टू ईट सो दैट वो अपना लूज़ कर दे अपने आप को पूरे तरीके से, एंड देन शी मेक्स अस सिट इन द कार ऑफ सम पॉलिटिशियन, सम एमएलए, एंड देन और नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस आ जाती है. तो ये नारी निकेतन की कंडीशन बता रही हूँ मैं आपको. जहाँ आप सुधार के लिए भेजे गए हो. एग्जैक्टली जो सेफ होम्स हमने बना रखे हैं हमारे देश में. सो इट्स लाइक एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड, या बट सबने आंखें फेर रखी हैं. कोई देखना ही नहीं चाहता इस सड़क के ऊपर. ऐसा बोलते हैं कि वोट बैंक्स आपके ख़त्म हो जाएंगे. मैं तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एनी डेयरिंग पॉलिटिशियन टू कम अप एंड से कि मैं काम करूँगा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए. दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री भी कई सारी रही हैं, अभी भी आई हैं, इससे पहले भी थी. कभी किसी ने नहीं कोशिश की? मैंने तो नहीं देखा, ना ही मेरी औरतों ने देखा है. आप लोग गए? जैसे अभी रेखा जी आई हैं. अभी तक तो नहीं मिली हूँ मैं उनसे, बट हाँ मिलने का प्लान तो है इन द नियर फ्यूचर, बट अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई है. ऐसे मामलों को लेकर सार्वजनिक बयान कभी कोई देते हैं नेता लोग? मैंने तो नहीं सुना है. आपने सुना है? मैं मिलूंगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा. बिल्कुल, मुझे लगता है हम सबको पूछना चाहिए, इसीलिए मैं आज यहाँ पर भी बैठी हूँ. वरना मुझे आई हैव डन माई जर्नलिज्म, तो मेरा मीडिया बैकग्राउंड ही है, बट फिर भी मेरे को मीडिया में जाना बहुत वो नहीं लगता. मुझे लगता है कि हम अक्सर, मैं जीबी रोड पर भी देखती हूँ कि बहुत लोग आते हैं और कहानियाँ बनाकर चले जाते हैं, बट उस कहानियों को कभी कोई पहुँच ही नहीं पाता. उस कहानियों से जीबी रोड पर कभी कोई नहीं पहुँच रहा है. जीबी रोड की हालत बद से बदतर होती ही चली जा रही है. तो मेरा भी बहुत हद तक विश्वास हट चुका है ये सब चीज़ों में, बट नाउ स्टार्टेड कमिंग बैक बिकॉज मुझे लगता है कि कहानियाँ बाहर जानी बहुत ज़रूरी है. उन कोठों की दीवारें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वहाँ की चीखें बाहर ही नहीं जा रही हैं, और वहाँ पे औरतें अंदर चीखें मार मार के, बच्चे रो रो के वहीं मर रहे हैं. दुनिया को, या तो दुनिया के कान बेकार हो चुके हैं, हमारे लोगों के कान खराब हो चुके हैं, या उस सड़क की दीवारें बहुत स्ट्रॉन्ग है कि बाहर चीखें नहीं जा रही हैं. तो क्योंकि हम लोग उस कोठों के अंदर भी जा पा रहे हैं और बाहर की दुनिया में भी रह पा रहे हैं, तो शायद ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वो कहानियाँ बाहर लेकर आए. तो जैसे आप जीबी रोड में जाते हो सेक्स एक्टिविस्ट के तौर पर, मैं फिर कोट कर रहा, या वुमेन राइट के तौर पर, जो दलाल होते हैं या जो उनकी मालकिन होती हैं, वो आप लोग से सहज होती हैं और वो आपको भी डरा धमका के रखती हैं, या आपको कैसे देखा था अंदर? तो एक्चुअली ये एक जर्नी रही है हमारे लिए कटकथा में. शुरुआत में हमें भी डेंजर की नज़र से ही देखा है, बट अगर आप देखोगे तो जितनी भी मालकिनें हैं जो अभी जीबी रोड पर बैठी हैं, उनकी हिस्ट्री भी कोई बहुत खूबसूरत नहीं रही है, बहुत पेनफुल ही रही है. उनके साथ भी ये सब कुछ हुआ है, बट वो इतना पिट पिट के वो इस स्टेज पर आ गई हैं कि नाउ देव सेड अब तो इतना पिटी गई हूँ, तो अब मैं क्यों ना मैं ही कुछ कर लूँ ज़िंदगी में, मैं कमा लूँ, या मैं भी अब मालकिन बन सकती हूँ. बट अगर आप उनके साथ सच में बैठोगे और आप रिश्ता बनाने की कोशिश करोगे ना, तो वो आपके सामने खुलेंगी. तो अभी रिसेंटली आई थिंक इसी महीने की 2 तारीख को, अप्रैल की ही 2 तारीख को, मैं जीबी रोड के एक कोठे में थी और वो मकान मालकिन थी, और मैं उनके साथ बैठी हुई थी और मुझे बोलती है मुझे तेरी एक मदद चाहिए. मैं कहा बोलिए. बोलती है ये पुलिस वाला ना नया आया है और रोज़ के रोज़ मुझे कांस्टेबल या पुलिस वाला आके बोलते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवा, और अगर मैंने फ़ोटो खिंचवा ली तो अभी उनके ही कमरे में एक दूसरी दीदी ने भी, तो पुलिस वालों ने बोला होगा कि नए एसएचओ अगर आते हैं तो उनको थोड़ी बहुत तो फ़ोटोज़ खिंचवानी है कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, मैं अच्छा कर रहा हूँ. तो जिसे एक दीदी ने फ़ोटो खिंचवाई थी उसको कुछ दिनों के बाद अरेस्ट कर लिया. तो बोल रही है मेरे को नहीं खिंचवानी फ़ोटो. अरेस्ट क्यों कर लिया? किसी भी रीज़न पे वो लोग अरेस्ट कर सकते हैं, उनके पास अनलिमिटेड रीजंस हैं. तो फिर फोटो मैंने खिंचवाना बोला है? ना, दैट्स द थिंग. वहाँ पे तो वहाँ पे हम, मतलब मैं हर पुलिस वाला ख़राब है ये तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि अब इन औरतों को और हम भी थोड़ा इनसे ले पाएँ. तो वो उसने मुझे बोला अगर मुझे बुलाया पुलिस वाले ने तो तू चाहे रात के 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो चुपचाप आ जाइए पुलिस स्टेशन. सर हाँ दीदी आई विल बी देयर. तो वो मकान मालकिन है, कहने को अगर आप देखोगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट दैट्स हर फियर. शी हैज़ अ डॉटर एंड शी वॉज बीइंग सेंट टू तिहाड़ फ्यू ईयर्स बैक इन सम केस. उसकी बेटी को पुलिस वाली बनना था, पर उसने अपनी बेटी की, जब वो तिहाड़ में थी तो पीछे से शादी करवाने के लिए बोल दिया कि उसकी बेटी को ये पता ना चल जाए कि मेरी माँ तिहाड़ में है. उसकी बेटी को आज भी नहीं पता है कि मेरी माँ कोठा चलाती है. तो सोचिए एक औरत जो कोठे की मालकिन है, लेकिन वो आज तक अपनी बेटी को ये सच नहीं बता पाई है कि मैं कोठा चलाती हूँ. इमेजिन द हिपोक्रेटिक लाइफ विच शी इज लिविंग. तो बेटी के सामने वो एक माँ है, केयरिंग मदर, बट अदरवाइज वो एक कोठे की मालकिन है.
कोई सबसे पेनफुल स्टोरी जिसने आपको झकझोर दिया? जैसे मीडिया में हम कहते हैं ना कि हम इमोशनलेस हो जाते हैं, डॉक्टर्स भी जब किसी का इलाज करते हैं तो उन्हें कटा पिटा देख कर रोना नहीं आता। हम मीडिया वाले होते हैं, हम खबरें कवर करते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ब्रूटल हुआ हम भी नॉर्मल रहते हैं, खबर पढ़ देते हैं। आई एम श्योर ये आपके लिए भी रोज़ का हो गया होगा, बट कुछ कहानियाँ होती हैं जो सीना चीर देती हैं, आंखें गमगीन कर देती हैं। जैसा आपने कहा कि जीबी रोड की दीवार इतनी मजबूत है कि अंदर की चीखें बाहर नहीं आती। कोई चीख जो आपको परेशान कर गई? अभी फ़िलहाल एक कर रही है। ऐसी बहुत आती हैं कहानियाँ, बट जैसे आपने बोला ना कि आपको आपके मेंटर्स और आपके स्पिरिचुअल गुरुज भी डिटैचमेंट सिखाना शुरू कर देते हैं। कि कोठे से वापस आके नहा लेना नमक का पानी में, या रो लेना आधे घंटे। मेरे एक स्पिरिचुअल गुरु ने मुझे बोला था, रोज़ बिना रोए सोना मत, क्योंकि आंसू के थ्रू आपके अंदर जो इमोशंस बढ़ जाएंगे वो आपको निकाल कर ही सोना है। डोंट टेक देम विद यू व्हेन यू स्लीप, बट देर आर स्टोरीज विच जस्ट हॉन्ट्स यू। एंड अभी ही एक बच्ची की स्टोरी है जिसको मैं बचपन से देख रही हूँ, और उसको बचपन में ही ख़रीदा गया था, बट जिसने ख़रीदा था वो उसको बोलती थी मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। और अभी मैं उससे मिलकर आई हूँ, उसी दिन की कहानी है। और वो अपनी आँख में ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी, और मैंने उसको बोला तू रो रही है? तो उसने बोला नहीं दीदी, आँख में कुछ चला गया है, बट शी वॉज एक्चुअली क्राइंग। और मैंने उससे बोला तू क्या कर रही है अब, तू पढ़ने क्यों नहीं जा रही है अब? शी इज़ नाउ 18 और 19। नहीं नहीं दीदी, मैं जाती हूँ पढ़ने के लिए। बट एक्चुअली वो पढ़ने नहीं जाती है, उसको डाल दिया धंधे में। और मैं उसको बचपन से देख रही हूँ, शी वॉज सो फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, उसको इतना मज़ा आता था। एंड आई एम हेल्पलेस इन दैट केस, क्योंकि वो बच्ची नहीं बोल रही है मुंह से, उसकी जो जिसने उसको ख़रीदा है वो एकदम आ गई, और वो खड़ी रही अगले 10 मिनट कि मैं उससे कुछ ऐसी बात ना कर दूं कि वो उसको कुछ एक मैसेज मिल जाए। और वो उसको देखकर डर रही है क्लियरली। नहीं नहीं दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अरे अभी मैं इतना धुआं क्यों है, अभी अभी पूजा करी है, ये करा है, वो करा है। बट आई नो शी इज़ बीइंग ऑलरेडी फोर्स्ड इनटू दिस ट्रेड। सो ऐसी कहानियाँ बहुत होती हैं जहाँ पे हम हेल्पलेस हो जाते हैं, बट दैट्स व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट। पुलिस वाले सेक्स वर्कर जो होते हैं वो पुलिस वालों को मददगार मानते हैं या परेशानी की वजह? दोनों डिपेंड करता है किस टाइप के पुलिस वाले उस टाइम पे अपॉइंट हुए हैं। तो ऐसे भी कुछ पुलिस वाले रहे हैं जो कि जेन्युइनली उनकी केयर करते हैं, और वो जेन्युइनली आते थे उनके बोलने पर, जेन्युइनली वो औरत की कहानी सुनते थे। बट ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा देकर यहाँ पर आते हैं। कमला मार्केट के पुलिस स्टेशन की वैल्यू भी बहुत अच्छी है, पैसा देकर आते हैं और उनको ये मकसद होता है कि मुझे अपने पैसे को 4 गुना करके निकलना है। तो ऐसे भी पुलिस वाले हैं। कितना आता होगा हफ्ता, महीने का पैसा पुलिस स्टेशन? हर कोठे का अलग है। फिर कुछ भी कोठे से 20,000 रुपये जाता है, कुछ कोठों से 1 लाख रुपये जाता है, कुछ कोठों से 2 लाख रुपये जाता है। हर कोठे का अलग है। जितने कोठे में जितना बिजनेस है बड़ा, उतना ज़्यादा पैसा जाएगा, क्योंकि वहाँ 77 कोठे और 77 कोठों की कहानियाँ बहुत डिफरेंट है। कोई 2 कोठे सेम नहीं दिखेंगे आपको वहाँ पे। किसी कोठे में जहाँ बहुत छोटी लड़कियाँ, वहाँ पैसा ज़्यादा जाता है, तो वहाँ पे पुलिस वालों की ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी लड़कियाँ तो वहाँ रेड्स नहीं पड़नी चाहिए। कुछ कोठे ऐसे हैं जहाँ पे बूढ़ी औरतें हो चुकी हैं अभी, वो देर ऑल इन देयर 40s, तो वो अपने हिसाब से कमरा चला रही हैं, उन्होंने अपने दलाल रखे हुए हैं, तो वहाँ पे उनको इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सभी एजड हैं, सभी के सभी उनको पकड़ कर भी लेकर जाते तो वो बोलते हैं हाँ मैं तो अपनी मर्ज़ी से काम कर रही हूँ। तो वो कोर्ट में भी जाके बोलेंगे मैं तो अपनी मर्ज़ी से काम कर रही हूँ। तो वहाँ पे रेड्स मारने का कोई इतना पॉइंट ही नहीं है। ले जाओ पकड़ के, क्या ही होगा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा कुछ टाइम के बाद। थोड़ा मार लोगे, थोड़ा पीट लोगे, थोड़ा पैसा ले लोगे, पर फिर तो छोड़ ही दोगे। बट जिन कोठों में ज़्यादा रिस्क है वहाँ से ज़्यादा पैसा जाता है। और ये पैसा नेताओं तक भी जाता होगा? बिल्कुल। हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, आई थिंक दिस इज़ आवर सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री। सेक्स ट्रेड से जो पैसा जाता है, तो इकोनॉमी के लिए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन वोट मांगने नहीं आते होंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। एक बारी आग लगी थी तो कुछ लोग आए थे, बट उसी रात में 2-3, मतलब मुझे कोविड के टाइम की बात है ये, पीक कोविड के टाइम की, और थोड़ी देर के लिए आए और उन्होंने देखा अच्छा आप लोग पहुंच चुके हो, ठीक है आपने इनके रहने का इंतज़ाम कर दिया, ठीक है हम खाना भिजवा देंगे। 1 टाइम मील दे हैव सेंट फॉर श्योर, 1 टाइम। और वो औरतें वहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक 1 हफ्ता रही हैं उस शेल्टर जैसी जगह पे। कोविड में मैंने नहीं देखा वहाँ पे ज़्यादा सरकार को। पुलिस वालों की तरफ से कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स थे कि खाना बना हुआ वो लोग बांटते थे, बट हर औरत तो नीचे आ ही नहीं रही है, उसको आने ही नहीं दे रहे हैं। कोठों के अंदर हर कोई जा नहीं सकता है,
तो हमें स्पेशल कार्ड मिले थे कि हम लोग जाएं, और तो कोविड में सर्वाइव कैसे किया इन कोठे वाले ने? एनजीओस और कुछ कुछ लोगों की मदद से। जैसे हम लोगों का टारगेट था कि हम हर महीने में हमारा एक ट्रक जाता ही जाता था, और हमारे पास क्योंकि लिस्ट है हर एक औरत की, किस कोठे में कितनी औरतें किस एज ग्रुप की हैं, वी हैव दैट होल डेटा विद अस। तो हम उस हिसाब से हर एक औरत को सामान देकर आए थे। तो हमारे जैसे और भी एक दो लोग हैं जिन्होंने राशन या सिलेंडर या सब्जियां इस तरीके से पूरे टाइम पे प्रोवाइड करी थी। बट दैट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पीरियड फॉर द विमेन, क्योंकि जब मैं तब कोठों में जाती थी मुझे इतना मज़ा आता था, बिकॉज दे वर चिलिंग, मतलब फ़ोन पे गेम्स खेल रही हैं। मैंने कभी कोठे में लड़कियों को हंसते हुए नहीं देखा है, क्योंकि दे आर ऑलवेज सो बिजी, क्लाइंट आ रहा है, आपको पूरा मेकअप करना है, और उस टाइम पे नो मेकअप, नथिंग डूइंग, दे वर एक्चुअली लिविंग द लाइफ विच दे वांटेड टू। सो फॉर सम कोविड वॉज अ ब्लेसिंग, एंड जीबी रोड के लिए हाँ उनकी कमाई नहीं हो रही थी, बट खाना तो मिल ही रहा था ना, और उनको क्या चाहिए उस टाइम पे। मतलब एक लड़की जब बिक चुकी है तो एनीवे उसको खाना ही मिल रहा है पूरे दिन में, कुछ बैंक बैलेंस तो मिल नहीं रहा है। तो वो टाइम मुझे बहुत मज़ा आता था, मतलब मैं घंटों बैठती थी उस टाइम पे कोठों में, क्योंकि ना चिल मारते थे हम लोग। बट दैट वाज अ टेम्परेरी वहाँ से फेज। लड़कियां वापस नहीं की? जैसे दिल्ली बम्बई से लोग जो थे वो अपने अपने गांव लौट गए थे कोविड में। कुछ औरतें गई थी, कुछ जो थोड़ी उम्र में बड़ी हैं, जो छोटी लड़कियां वो तो नहीं जा सकती ना, वो जा ही नहीं सकती हैं। बट जैसे कोविड पीक जब था, तो पीक कोविड पे भी इनकी मालकिन ने छोड़ा नहीं, नहीं, क्यों छोड़ेगी? क्योंकि शहर बंद था, दुनिया बंद थी। नहीं नहीं, तो उसका तो उसको पता ही है ना कि कोविड किसी ना किसी टाइम पे तो ये कर्फ्यू खत्म, मतलब ये सब कुछ खत्म होगा ही ना, तो वो क्यों करेगी? नहीं करा ऐसा किसी ने भी। मालकिन खुद बहुत सारे कमरों से चली गई थी और अपने अपने घरों में रह रही थी, बट यहाँ पे बहादुर भैया और लोग उन और लड़कियों के ऊपर पूरी नज़रें थीं उस टाइम पर भी कि कोई लड़की भाग ना जाए। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी मेंटालिटी क्या होती है? आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो ना कि आप कैसे लोग आओगे। तो वो इस उससे आते हैं कि मैं तो 200 रुपये दे रहा हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं इस लड़की के साथ करूँगा, मैं मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, काट सकता हूँ, जला सकता हूँ, जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, बिकॉज आई पेड 200 रुपीज़। सो वो उसी मेंटालिटी के ही लोग आते हैं। जब वो ऊपर चढ़ते हैं, मतलब अक्सर मैं भी देखती हूँ, मतलब मेरी भी बहुत बार वैल्यू लगी है वहाँ पर कि अच्छा ये दे दो मुझे, ये वाली लड़की मुझे अंदर भेज दो। तो मतलब मुझे ऐसे कभी कभी मैं इनको देखती हूँ, मैं बोलती व्हाट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग, मतलब कैसे आप सोच सकते हो ना, मतलब वो क्या लेवल ऑफ थिंकिंग है आपका कि आपको लग रहा है कि जितनी लड़कियां यहाँ पर हैं आई कैन जस्ट बाय देम लाइक दैट, देयर प्रॉपर्टी। सो गलत गंदी सोच वाले लोग मुझे लगता है कि सेक्स खरीदते हैं। पेनफुल। लड़के भी शामिल होते हैं? लड़कों का भी कोई ऐसा कोठा है इंडिया में? इंडिया मुझे नहीं पता है, दिल्ली में तो खासकर मुझे नहीं पता है, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट नाउ बॉयज़ आर इनटू सेक्स ट्रेड। जैसे भी एक फिल्म आई थी, मैंने कोई रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी, उसमें ये दिखाया गया था। सो MSM जो होते हैं, मैन हु हैव सेक्स विद मैन, या जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, सीए टॉपर, हाँ मुझे याद आ गया नाम, सीए टॉपर नाम की नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई थी, हाँ जिसपे जो एक्टर हैं वो अलग अलग महिलाओं के पास जाते हैं। उनका भी दिल्ली में दिखाया। जिगोलोस बोलते हैं ना हाँ, उनको। उनको भी होटल्स उनके बुक होते हैं जहाँ पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू जाते हैं। वो है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट ब्रॉथल्स नहीं पता है मुझे। आपने बोला कि क्या लड़कों के भी कोई कोठे हैं, मुझे कोठे नहीं पता हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें तो मैं भी फिल्म्स में ही देख रही हूँ, बट आई हैव नेवर मेट, बट आई हैव मेट MSM, मैन हु हैव सेक्स विद मैन, या जो ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि अब गर्ल्स बन चुकी हैं। आप अगर अक्सर सड़क पे भी देखोगे साइड पर, अक्सर नाले वगैरह जहाँ पर होते हैं, जैसे गाजीपुर का नाला है, इन सब जगहों पे आपको जनरली जो रात को लोग मिलते हैं दे आर ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन बेसिकली। सो वो लोग होते हैं वहाँ पे। तो ऐसे लोग तो बहुत हैं दिल्ली में इस वक्त पे, बट क्या उनके लिए कोठे हैं? जैसे जीबी रोड के कोठों में मैंने कभी आदमी नहीं देखे हैं। वहाँ ट्रांस वुमेन भी नहीं नहीं, होती? वहाँ ट्रांस वुमेन भी नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर, मतलब एक ग्रुप ऑफ यूनक्स आता है, बट ओनली टू ब्लेस एंड टेक द मनी। बट वहाँ पे मैंने कभी लड़कों का सेक्स वर्क होते हुए नहीं देखा है। वहाँ पे लड़के दलाल बनते हैं। तो जो बच्चा, अगर मान लीजिए माँ का बेटा है, बेटी को तो सेक्स वर्क में डाल देते हैं, लेकिन अगर बेटा है तो वो दलाल बन जाता है। तो वो जब उसकी उम्र पहुँचती है 9 या 10 साल की, वो तब तक वो नीचे चला जाता है अपनी माँ के लिए क्लाइंट लेने के लिए। तो वो बोलता है
इतने साल किया, इतने साल किया, चलेगा चलेगा चलेगा, एंड देन बाय द टाइम ही इज़ 14-15 वो खुद बहुत बार सेक्स कर चुका होता है, उसका कोठे में अलग अलग गर्लफ्रेंड्स बन चुकी होती हैं। 15-16 साल के लड़के का तो बच्चा पैदा हो चुका है, हो जाता है मोस्टली, बट पढ़ाई बहुत डिफरेंस कर रही है। लाइक व्हेन कट्टे था एंटर तो हम लोग उसी टारगेट पे काफ़ी फोकस करते हैं। तो अब जो हमारे जितने भी बच्चे हैं दे आर ऑल आउट ऑफ दिस ट्रेड, not into dalal, not into alcohol, not into drugs, and they're doing something really great in life. तो कोई वही मैं ऐसी बोल रही हूँ स्टोरी कि जो इंस्पिरेशनल लगती है आपको वो कोठे से निकल कर? बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। लाइक हमारा एक बच्चा है नोएडा में ही, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एकेडमी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि अब उस बच्चे को लगता है कि वो मेरी हिस्ट्री हो गई है और मैं अब उस आइडेंटिटी के साथ नहीं जाना चाहता हूँ लाइफ में। वो बच्चा उस एकेडमी में ट्रेनर भी है और वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स भी है, सीख भी रहा है वो उस एकेडमी में। वो निकल चुका है, उसने पढ़ाई पूरी करी है, उसने सब कुछ अपना कंप्लीट करा है। हमारी एक बच्ची जिसकी मैं बात बता रही, जिसको हमने गांव से रेस्क्यू करा था, उसकी बहन अभी COT के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है और वो खुद अजीम प्रेम जी में जा चुकी है। तो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही है, उसका 1 साल ख़त्म हो चुका है। और अब छोटी बहन को भी या तो वो अजीम प्रेम जी जाएगी, उसको वैसे ब्यूरोक्रेसी में जाना है, उसका वो सपना है, उसको IPS ऑफिसर बन के GB रोड पर ही आना है। और वो पढ़ने में बहुत ब्राइट है। तो वो दोनों बहनें कर रही हैं, मतलब वो अजीम प्रेम जी से फ़ोटोज़ भेजती हैं, अपना रूम दिखाती है, मैं आज सूफ़ी नाइट में जा रही हूँ मैम, मैं आज इधर जा रही हूँ, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। और मैं कभी कभी रिफ़्लेक्ट करती हूँ कि अगर उस वक्त पे हम उस गांव में नहीं गए होते तो आज वो शायद मुजरा कर रही होती। और वो उस पूरे ट्रेड में अब तक, क्योंकि अब वो 21 ईयर्स की हो गई है, तो अब तक तो वो पूरी इसमें घुस चुकी होती, पूरे तरीके से सरेंडर कर चुकी होती। तो स्टोरीज तो बहुत है हमारे बच्चों की। अगर मैं अपने बड़े बच्चों की, एक बच्चा हमारा सिविल डिफेंस ऑफिसर बन गया है, तो उसने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी और उसने फ़ोटो भेजी, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज़ पॉसिबल। और उसने अपने गांव में, जिस गांव में बेड़िया कम्युनिटी से ही वो बिलोंग करता है, उसने वहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि मेरी कोई भी बहन धंधे में नहीं जाएगी। और आज उसकी बहनें बाहर हैं, उसकी कज़न सिस्टर्स भी बाहर हैं, वो खुद सबका ख्याल रखता है, बाहर रहता है, ही इज़ मैरिड, ही इज़ अ फादर टू अ स्मॉल बेबी, और वो अपनी सारी बहनों का ख्याल रख रहा है। सो एजुकेशन, और अगर हम वहाँ पर, हम बोल देते हैं अक्सर कि उन्हें तो आदत पड़ चुकी है ना धंधा करने की, अब आप उनको बाहर भी निकालोगे तो वो निकलेंगी नहीं, वो सस्टेन नहीं होंगी। तो मैं सुन रही हूँ पहले दिन से, 14 सालों से। बट आइए ड्रीम विलेज और देखिए, उन औरतों को मौका दोगे तो वो दुनिया इधर से उधर करने को। जो पोलियो वाली मैं औरत की बात बता रही हूँ, शी रिसेंटली कंप्लीटेड हर ट्रेनिंग विद हल्दीराम्स एज अ शेफ़। शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट हर ओन कार्ट। कहती मुझे कैफ़े खोलना है, मुझे कैफ़े खुलवा दो, मैं देखना कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगी कैफ़े। मौके ही नहीं देंगे अगर हम किसी को, तो फिर उसके लिए कुछ भी बोल लो आप। कंफर्ट जोन में है हमारी सरकार। क्या फ्यूचर देख रहे हो इन कोठों का, सेक्स वर्कर्स का इंडिया में? और बर्बादी होगा इफ़ वी विल नॉट टेक केयर ऑफ़ इट राइट नाउ, इफ़ वी डोंट टॉक अबाउट इट। तो इसको, इसमें लड़कियां अभी 7 मिनट पे एक उठ रही है, धीरे धीरे 3 मिनट पे उठेगी, और शायद बहुत टाइम नहीं लगेगा कि ये हर घर तक पहुंच जाएगा। बहुत समय नहीं लगेगा। हर क्योंकि घर तक हम, पहुंच जाएगा मतलब? मतलब अभी हम बोल रहे हैं कि गरीब लोगों की लड़कियों को उठा रहे हैं, बट शायद कल को हमारी भी बच्चियां अनसेफ हैं, तो हमें वो नहीं भूलना चाहिए। सोसाइटी में इट्स अ बिग प्रॉब्लम, जो अंदर ही अंदर से सोसाइटी को हॉलो बना रही है, बट हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि इट्स नॉट एन एजेंडा फॉर एनीबडी। बट वो भी शायद ट्रैक करके ही उठाते होंगे कि ऐसे इंसान को उठाओ जो शोर कम मचा पाए, अखबारों में कम जा पाए, टीवी पर कम नहीं, लाए। ऐसा नहीं है। बहुत सारी कहानियाँ आप स्कूल्स में देखोगे, पब्लिक स्कूल्स में देखोगे, लड़कियां तो मिस हो ही रही हैं ना हमारे देश में, ऐसा तो नहीं है। बच्चे तो मिस हो ही रहे हैं, इनफैक्ट अब तो और ज़्यादा। पहले मुझे याद है हम अपार्टमेंट्स में रहते थे तो हम आराम से घूमते थे नीचे, रात के 12 बजे लाइट गई तो हम शोर मचाते थे, लाइट चली गई। अब कंचकों पे हम लोग ओपनली एक दूसरे के घर जाते थे। क्या अब सोसाइटीज़ में वो है? नहीं है। डेंजर बढ़ चुका है, हम लोगों को सबको पता है ये बात। अब हम अपने बच्चों को ओपनली नहीं छोड़ पाते हैं, पहले हम छोड़ पाते थे, बट हम समझ नहीं पा रहे हैं कि डेंजर जो बढ़ रहा है ये एक्चुअली, इसका बहुत रिलेशनशिप है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। तो हमारी बच्ची को जब वो उठाएंगे तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन जाएगी हमारी बच्ची। बट ये कहानियाँ बाहर नहीं आ रही हैं बहुत ज़्यादा, पुलिस वाले भी बहुत हद तक छिपा देते हैं इन कहानियों को। ओके, अभी सेक्स वर्कर्स की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
इज्जत ना मिलना, उनको गलत तरीके से देखना कि वो एक धंधे वाली है तो उसको क्या चाहिए लाइफ में, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, उसके बच्चों के पास कोई अधिकार नहीं है। वो एक आम जिंदगी जीना भी चाहे, हम उसको तब भी वो मौके नहीं दे रहे हैं। जिसके पास एक कार्ड बनाने के लिए, एक बैंक में अकाउंट खोलने के लिए उसके लिए इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इंश्योरेंस वो नहीं कर सकती है, मेडिकल इंश्योरेंस वो नहीं ले सकती है क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। तो सोचिए, मतलब इट्स लाइक टू सर्वाइव इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर हर, टू सर्वाइव विद रिस्पेक्ट is a biggest challenge for her, to come out of a brothel is a biggest challenge for her। तो एक छोटी सी बच्ची जो बिक चुकी है, वो वहाँ से बाहर निकल पाए और एक ज़िंदगी जी पाए, उसके लिए इम्पॉसिबल है। इज्जत बहुत बड़ा लफ्ज़ मुझे वहाँ, जब इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं। हम सबके लिए, अभी आपने पहले बोला ना कि नाम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे, मतलब बोलते हैं ना, मतलब पैसा और खाना पीना तो एक तरफ है, शेल्टर भी एक तरफ है, बट सबसे बड़ी चीज़ भूख होती है, पैसा। लेकिन जब भूख मिट जाए तो फिर इज्जत सबको प्यारी होती है। इज्जत सबको प्यारी होती है। तो इंसान है तो इज्जत तो चाहेगा ही। तब एक दीदी बताती हैं कि वो जब सड़क पे भी चल रहे हैं और अगर उनका किसी ने आधार कार्ड देख लिया, वो एक दीदी ट्रेन में गई थी और रात को अपने गांव जा रही थी एक उम्र के बाद, और टीटी ने उनका जब आधार कार्ड आके चेक करा, तो जब वो रात में टॉयलेट गई तो पीछे पीछे चला गया और बोला क्या रेट है तेरा। एंड शी वॉज ashamed at that moment. She was angry and she was helpless and she was ashamed कि मैं हर जगह रेट टैग तो नहीं लग सकता मेरे ऊपर, बट क्योंकि जीबी रोड लिखा है उसके आधार कार्ड पे, तो रेट टैग तो उसके साथ ही चल रहा है। तो इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है और वो ये चाहती हैं तो हमारी अक्सर दीदियों से जब हम अभी बात करते हैं कि एक चीज़ जब तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आए, तो बोलती है, तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो जब कोई हमारे प्रोडक्ट को देख कर ये सुंदर बोलता है ना, तो हमें लगता है कि ये कोई सपना पूरा हो गया हमारा। क्योंकि आज तक हमें ये बोला गया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ सेक्सी कर सकती हो, एक आदमी को सेटिस्फाई कर दो, दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, दैट्स इट। बट अब जब हम चीज़ें बनाते हैं और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, और जब आप लोग हमारी कहानियाँ इतने प्राउडली बताते हो, तो हमें ज़िंदगी में लगता है दिस इज़ इट, वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। सो सबकी ज़िंदगी के अलग अलग संघर्ष होते हैं। बिल्कुल। मेडिकल इनका क्या होता है? क्या सेक्स वर्कर्स मेडिकली इतनी वेल नोन होती कि क्या सही है क्या गलत है? नहीं, जीबी रोड के कमरों में अगर आप जाओगे तो हरा पत्ते और लाल पत्ते की गोली हर औरत खा रही है। हर बीमारी का इलाज हरे पत्ते की गोली है। क्या है ये हरा पत्ता? सैराडॉन, समटाइम्स कोई पेन किलर, एंड दैट्स इट। और जब वो, तो एक कहानी, मतलब एक बारी मैं ही एक कोठे में थी और एक कोठे से मुझे फ़ोन आया रात को 11 बजे के आसपास कि ये 2 औरतें हैं, मतलब एक औरत है और मरने वाली है, तो तू इसको ले जाए यहाँ से, किसी हॉस्पिटल में इसका इलाज करवा दे। तो मैं अगले दिन सुबह सुबह पहुँची वहाँ पे 7 बजे, और वो औरत बिल्कुल पतली, एकदम बिल्कुल जैसे उनके बॉडी में जान नहीं होगी। शी वॉज़ लाइंग ऑन द बेड, और उनकी बेटी भी वहीं पर ही थी, और उनकी बेटी ने बोला, दीदी आप मेरी मम्मी को बचा लो किसी तरीके से। तो मैं उसको लेकर आने लगी हॉस्पिटल अपने कंधे पे डालकर, तो पीछे से आवाज़ आई, बेटी भी मरने वाली है, इसको भी ले जा। सो मैं दूसरे दोनों को अपने कंधों पे लेकर कोठे से नीचे उतरी, रिक्शे वाले की मदद ली, उसने उन दोनों को और मुझे रिक्शे में उन दोनों को बिठाने की कोशिश करी। हॉस्पिटल गई, एंड दे वर स्कैर्ड ऑफ गोइंग इन द हॉस्पिटल, क्योंकि उन्होंने बोला कि वहाँ जाते ही मुझसे पूछेंगे तू क्या करती है। तो ऐसा लाइक आई एम देयर, सो डोंट वरी। सो मतलब, and when we entered there, the Didi was at the last stage of her HIV and TB, and the girl was also at the last stage of TB, and she was 15 years old. और उन लोगों को, उन कोठे वालों ने बोला था लड़की को कि अगर तू धंधे पे बैठ जाती है तो तेरी माँ का इलाज करवा देंगे, अगर तू धंधे पे नहीं बैठेगी तो हम तेरा इलाज। और वो लड़की वही उसी कोठे में पैदा हुई है, उसी कोठे में बड़ी हुई है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मतलब कुछ लड़कियां निकल जाती हैं तो बोलती मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं क्लाइंट्स को मारूंगी, मैं पीटूंगी, मैं चीखूंगी, मैं चिल्लाऊंगी। तो थोड़ा सा तो कोठे वाले भी डरते हैं क्योंकि उनकी खुद की बेटी ही है वो। तो उसने मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके बोला, मैम अगर मैंने अभी बोल दिया ना कि मैं धंधा करने को तैयार हूँ तो वो मेरी माँ का इलाज करवा देंगे, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, मेरी माँ को तो मरना है, आज नहीं तो कल वो मरेगी मरेगी, लेकिन मुझे नहीं मरना है। तो मतलब वो औरतें हॉस्पिटल जाने से डरती हैं। हॉस्पिटल में अगर वो जाती हैं तो उनसे पहला सवाल पूछा जाता है तुम क्या करती हो। ये बोलती हैं तो उनको
उस चीज़ से डर लगता है कि मैं डॉक्टर को फेस कैसे करूँगी। तो दे एंड अप गोइंग टू छोटे मोटे जो आसपास दवाखाने हैं पुरानी दिल्ली में, उन्हीं में से चली जाती हैं, और ऐसी औरतें मर जाती हैं वहाँ पे क्योंकि उनको सही इलाज ही नहीं मिल रहा है। इनका फिनरल कैसे होता है सेक्स वर्कर्स का? बहुत केसेस में हमने ऐसा देखा है कि गांव भेज देते हैं, जिस भी गांव से वो आई होती है, मकान मालकिन इतना कर देती है कि गांव भेज देती है। अब गांव में जैसे भी हो तो कभी कभी जैसे मान लीजिए पता चल गया वो लास्ट स्टेज पर है बिल्कुल, तो किसी के साथ गांव भेज देगी, और पता चलता है 5, 6, 8 दिन में वो मर गई, तो गांव में फ्यूनरल हो रहा है। कुछ लोगों का जब यहाँ पर होता है, किसी की अगर डेथ यहाँ पर अच्छा, हुई, उनके गाँव में पता नहीं होगा वो क्या कर रही हैं। हाँ, तो अगर कुछ लोगों का यहाँ पर हो रहा है, डेथ हुई है, तो फ्यूनरल तो करती हैं, कुछ औरतें जाती हैं। रिसेंटली एक दीदी का मर्डर हो गया था, और तब हमने बोला कि हम भी चलते हैं उनके फ्यूनरल में, तो हमें मना कर दिया गया, नहीं आप मत जाओ, हम ही जाएंगे। नहीं पता क्यों मना करा, बट मना करा कि आप मत जाओ वहाँ पे, हम लोग करके आ जाएंगे। वहाँ भी सेक्स वर्कर्स के बीच में भी कास्ट, रिलीजन ये सब होता है? रिलीजन कास्ट नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन होता है, क्योंकि सबको पैसा ज़्यादा कमाना है। सबको चाहिए कि मैं दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स ले लूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा एंड में पैसा आ जाए, या मेरी मालकिन ज़्यादा खुश हो जाए। तो वहाँ पे वैसी लड़ाई झगड़े बहुत हैं। सरप्राइजिंगली वहाँ हिंदू मुसलमान ये सब चीज़ों का डिफरेंस नहीं है, वो सब साथ में ही बैठती हैं, साथ में ही उठती हैं, साथ में ही खाती पीती हैं। बट जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग में आमने सामने 2 कोठे हैं, तो वो 2 कोठों में बहुत लड़ाइयाँ होंगी कि ये कस्टमर, मतलब वहाँ पे अगर एक लड़का, कभी कभी बहुत एंटरटेनिंग भी होता है कोठों में बैठना, क्योंकि कस्टमर आया और उसकी एक शर्ट इधर से खिंच रही है और एक शर्ट इधर से खिंच रही है, और कस्टमर बेचारा एकदम परेशान हो रहा है कि मैं, बेचारा तो नहीं बोलूँगी मैं, कि मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे छोड़ दो, टाइप्स। एंड फिर जो औरत जीतती है या जो औरत धमकी दे देती है दूसरी औरत को, तो वो उसको जाने देती है उसके पास। तो वो वाला कंपटीशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और कुछ हद तक बिकॉज दे आर ऑल ट्रॉमेटाइज्ड, तो वो इमोशंस उनमें काफ़ी कम हो जाते हैं। मतलब पेन, या कोई दीदी रो रही है या कोई दीदी बीमार है, तो वो बहुत बॉदर नहीं करते हैं वहाँ पे। ठीक है बीमार है, चल बहाने मत मार, कस्टमर अटेंड कर, मतलब ऐसा वाला वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो रहता है। काफ़ी पेनफुल कहानी है इसमें। कोई मिथ सेक्स वर्कर्स को लेकर जो समाज में बहुत वायरल हो? यही कि सेक्स वर्कर्स नहीं होंगे तो रेप्स बढ़ जाएंगे। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा झूठ है जिसको हम सच मान कर बैठे हुए हैं इतने सालों से, और इसलिए हम आंखें बंद कर कर बैठे हुए हैं। एक दिन में एक सेक्स वर्कर मैक्सिमम, जैसे जीबी रोड है यहाँ पे, तो जीबी रोड में कितने क्लाइंट मैक्सिमम सेक्स वर्कर अटेंड करते जो हैं? मैंने सुना है वो 70 मर्दों के साथ एक दिन में? जब आप बहुत यंग होते हो तो दे आर लाइक डेड बॉडीज इन दैट वन डे। तो जब इनिशियली ईयर्स में वो लड़की को उन्होंने इतना ड्रग्स दे के ऐसा रखा होता है कि वो मरी हुई होती है। आदमी आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, पे करेंगे, आएंगे जाएंगे। तो इनिशियल ईयर्स ऑफ दैट गर्ल इज दिस मच ऑफ नंबर, 40, 50, 60, 70। एवरेज क्या होता होगा? मतलब एवरेज एक दिन में? एक टाइम के बाद आके, तो मैंने आपको बोला ना, 2-3 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। एक एज के बाद। बट अगर पीक एज में बात करें हम, पीक एज में अगर हम बात करें तो 15 से 18 रोज 20 भी, मतलब रोज। एंड दे वर्क फॉर फ्यू आवर्स। हाँ, मतलब वो अगर पूरी रात काम कर रही हैं तो फिर वो पूरा दिन काम नहीं करती हैं। कुछ औरतें वो दिन में सोती हैं 3, 4, 5 घंटे, फिर मेकअप करने में उनको समय लगता है, खाना बनाना, खाना खाना। तो वो रात का समय, मान लीजिए वो रात को 8 बजे शुरू हुई हैं और वो सुबह 7 या 8 बजे तक ये काम कर रही हैं, तो वो उस टाइम पे इतने क्लाइंट्स ले लेती हैं। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? सेक्स वर्कर्स की ज़िंदगी कैसे ठीक हो सकती है? मुझे लगता है बातचीत कर कर, क्योंकि अगर हम बात करेंगे और इसको मुद्दा समझेंगे तो शायद सरकार उठेगी। और ये एक लार्जर लेवल इश्यूज़ है। हम NGOs कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि हम लार्जर लेवल पर इसमें कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और अगर लार्जर लेवल पर हम इसको एज अ पॉलिसी बना दें और इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल तक जा रहा है उसको भी अगर हम मॉनिटर करें और फॉलो अप करें, तो चीज़ें बदल सकती हैं। क्यों नहीं बदल सकती हैं? क्यों नहीं हम इंश्योर कर सकते हैं कि GB रोड के कोठों में 18 साल से नीचे की लड़कियां नहीं होंगी? हम कर सकते हैं ये इंश्योर। अभी यंगेस्ट लड़की कितनी बड़ी होगी वहाँ पे? 5 साल की बच्चियाँ भी हैं वहाँ पे, 6 साल की लड़कियाँ भी हैं वहाँ पे, 12 साल की लड़कियां, तो मैंने आपको बोला है वो फुल फ्लेजेड सेक्स वर्कर्स बन जाती हैं। तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इतने लेवल पे करप्ट हैं कि हमें
पैसा आ रहा है तो हमें लग ही नहीं रहा है कि हमें, तो मुझे लगता है बातचीत करना और एक्शन लेना, और चाहे छोटा छोटा, इन बच्चों को क्यों नहीं एडमिशन मिल सकता है स्कूल्स में, मगर हम नहीं दे रहे हैं। मैं जब कटकथा शुरू हुआ था तो मैं बहुत स्कूल्स में गई थी और उन्होंने बोला हम तो सेंसिटिव हैं, लेकिन गीतांजलि हमारे टीचर्स शायद सेंसिटिव नहीं होंगे या बच्चे सेंसिटिव नहीं होंगे, सो यू मेक देम सेंसिटिव। बट फिर पेरेंट्स, सो वी हैव टू मेक द पेरेंट्स। अगर मैं कल को अपने बच्चे को स्कूल भेज रही हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे एक जीबी रोड का बच्चा भी पढ़ने आ रहा है, मैं क्यों उस बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करूँगी ना? तो ये तो सेंसिटिविटी हमें एज अ कंट्री लेकर आनी पड़ेगी ना, कि वो मेरी वजह से, अगर मैं अवेयर सिटीज़न होती तो शायद लड़कियां ना होती सेक्स वर्क में, बट क्योंकि हम लोग आंखें बंद कर बैठे दुनिया को हुए लगता है ना हैं। कि हम दुनिया सुधारने थोड़ी ना आए। हमारा बच्चा जो है वो, उनको लगता होगा शायद गलत संगत में जा रहा है, चला जाएगा, या ये सब बट बातें उनका ही बच्चा बहुत थोड़े सालों के बाद जीबी रोड के कोठों में जाएगा। ट्रू। तो फिर संगत आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने बच्चे को सेंसिटाइज कर सकते हो, आप अपने कि बच्चे हाँ, वो भी को पढ़ने आया और अवेयर वो कर सकते बेहतर हो। तरीके से आप नजरिया बदल सकते हो बच्चे का। एग्जैक्टली। अगर आप उसे नजर और नजरिया दे दो तो। एग्जैक्टली। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बात करना, हमारे लिए ये बात बचपन से ही बताना कि तुम क्योंकि लड़के पैदा हुए हो देयरफॉर यू डू नॉट हैव एक्स्ट्रा राइट्स ओवर अ वुमन। ये बात हम कब शुरू करेंगे करना, या कभी नहीं करेंगे, और हमेशा लड़का होने पर मिठाई बांटेंगे और लड़की होने पर मातम मनाएंगे। ये भी बदल रहा है ना अब कहीं ना कहीं। किसी ज़माने में तो हम ये नहीं सोच सकते कि लड़की पैदा होने पर भी लड्डू बांट रहे हैं माँ बाप, बट अभी बदल रहा है, तो बदलाव पॉसिबल है, बट हम करना तो चाहें। आखिरी सवाल, जीबी रोड के बारे में 4-5 बातें जो लोग ना जानते हो। जीबी रोड पे हर लड़की अपनी मर्जी से नहीं है। ओके। जीबी रोड पे बच्चे होते हैं। अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है, वो भी माएँ हैं, वो माएँ हैं, उनके लिए सबसे बड़ा रिश्ता है उनका बच्चा। वो अपने बच्चों को उतना ही प्यार करती हैं जितनी एक कोई भी माँ करती है। वो अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है और जान ले भी सकती है, जैसे और माएँ करती हैं। जीबी रोड पर कोई फैसिलिटी नहीं है एंड दे डिज़र्व फैसिलिटीज़, बट हम लोग आंखें बंद कर कर बैठे हुए हैं। और जीबी रोड गंगूबाई या हीरा मंडी जैसे कोठे नहीं हैं। वहाँ पर अगर हम चढ़ेंगे तो हम लोग जीबी रोड को प्यार का मोहल्ला बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि हमें को इसका नाम बदल के स्ट्रीट ऑफ लव कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 2500-2800 माएँ रहती हैं, और एक घर में एक माँ एक घर को घर बना देती है। तो इमेजिन करिए अगर हम उन औरतों को माँ की नज़र से देखना शुरू कर दें, या एक्चुअली एक औरत की नज़र से देखना शुरू कर दें, तो जीबी रोड एक बहुत सुंदर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कम्युनिटी है। पर क्योंकि हम उसको देखते ही एक ही नज़र से, मुझसे अक्सर लोग पूछते तुम 12 बजे वहाँ रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो औरतें मेरे लिए शील्ड बनकर खड़ी हैं, वो मुझे फुल ऑन प्रोटेक्ट करती हैं, बिकॉज दे आर ह्यूमन्स फर्स्ट एंड देन दे बिकम वैश्या, एंड दे वर फोर्स्ड टू बिकम वैश्या, बट दे आर स्टिल ह्यूमन्स एंड दे विल डाई एज ह्यूमन्स। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उनको इंसान की नज़र से देखना शुरू करें। आई होप जो लोग सुन रहे हैं शायद थोड़ा नज़रिया बदलेगा। बदलना पड़ेगा, अभी नहीं तो शायद कुछ सालों के बाद। कोशिश हमारी ये थी, क्योंकि मुझे लगता है कि संवाद से चीज़ें बेहतर होती है। बिल्कुल कम से कम बात तो हो। बिल्कुल। अगर इस टॉपिक को करने के पहले ही मैं आँख नाक कान बना लूँ या कोई थंबनेल देखकर आँख नाक कान बना ले, तो फिर तो बदलाव नहीं हो सकता। बदलाव करने के लिए कम से कम समस्या को पहचानना ज़रूरी है। अगर आप पहचानेंगे तो शायद देर से लेकिन समाधान निकल आएगा। बिल्कुल, बदलाव तो है ही पॉसिबल। हम देख रहे हैं 14 सालों में जीबी रोड से सक्सेस स्टोरीज निकलते हुए, तो निकल सकती हैं, बट देखने का नज़रिया बदलना इम्पॉर्टेंट है। लवली टॉकिंग टू यू गीतांजलि। थैंक यू सो मच।